अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ़ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे और आज जो नाम चुना है वो है अल हकीम। अल हकीम बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत नाम। और इस नाम का मतलब, जैसा कि हम चूँकि उर्दू और अरबी के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जो तकरीबन सेम ही हैं, तो हकीम जो है वो कहा जाता है उसको जिसके पास मुकम्मल तौर पर हिकमत होती है, इल्म का मंबा या इल्म का सरचश्मा, सबसे ज़्यादा इल्म जिसके पास है, सबसे ज़्यादा हिकमत जिसके पास है, तो वही ज़ात है जो कि इल्म का मंबा और सरचश्मा है। यानी कि फिर अगर मांगना भी है इल्म और हिकमत तो उसी से मांगे, बिल्कुल उसी से मांगा जाए। अच्छा, और वो बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझ रहे होते हैं, हर मामले में उन्हें लगता है कि जैसे उनसे ज़्यादा अक्ल दुनिया में किसी के पास नहीं है, उन लोगों के हवाले से भी यहाँ पर जो है वो इस नाम में बड़ी हिकमत है कि वो है जो कि असल हिकमत वाला है। तो अगर आप अपने आप को समझते हैं कि जी मैं कोई बहुत बड़ी कोई तुर्रम खान कोई चीज़ हूँ, बड़ा कोई साइंसदान हूँ, बड़ा कोई ऐसा शख्स हूँ जिसको सब कुछ पता है, तो ऐसा नहीं है। हिकमत की ज़ात सिर्फ वही है, हिकमत वाली ज़ात सिर्फ वही है। अच्छा, अब अल्लाह ताला की जो हिकमत है उसके हवाले से जो डायमेंशंस हैं उसकी, वो इस नाम के हवाले से जब एक्सप्लेनेशन आती है तो वो सामने आती है कुछ। एक तो ये कि उसने कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा की, हर चीज़ में कोई ना कोई मकसद। बिल्कुल, अब वो मकसद हमें समझ में नहीं आता। हाँ, बहुत मर्तबा नहीं आता, लेकिन उसका मकसद है। बिल्कुल, अब कहते हैं ना कि भाई ये मक्खी है, इसकी क्या ज़रूरत थी भाई, या मच्छर है, इसकी क्या ज़रूरत थी, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें लगता है कि भाई ये तो ऐसी है जाए शायद इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला के पास मुकम्मल हिकमत है तो उसे पता है कि उसने क्या चीज़ क्यों बनाई है, और ज़ाहिर है उसकी तख्लीक सबसे बेहतरीन तख्लीक होती है। फिर दूसरी चीज़ जो है, अल्लाह ताला के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो कवानीन हैं, उनमें भी बड़ी हिकमत है। हाँ, वो किसी वजह से बने हुए हैं। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि बहुत सारे कवानीन के हवाले से बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि भाई ये कानून तो जो है वो सही नहीं है, ये कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह का कानून है, हमें वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें हिकमत है, उसमें हिकमत है। हम तब मानते हैं, हमको कम अकल है ना, हम तब मानते हैं जब साइंस कह देती है या रिसर्च हो गई, रिपोर्ट आ गई। अच्छा, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई साइंस तो कहती है ऐसा नहीं होता, तो वो फिर अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। या बहुत सारी सजाओं के हवाले से बात आती है, इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से बात आती है, टैक्सेशन का निज़ाम, लोग कहते हैं नहीं इस्लाम में तो ये जो चीज़ें हैं वो जो है वो मुनासिब नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, लेकिन जो हिकमत अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों में है वो आपकी समझ में आए या ना आए, उसमें हिकमत रहेगी और उसका फ़ायदा ज़रूर रहेगा, उसको इम्प्लीमेंट करके देखने वाली बात है। और फिर तीसरी चीज़, हमारी किस्मत के हवाले से जो हिकमत है, बहुत मरतबा हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा होता है ना, हमें मतलब दौलत नहीं मिली तो हम अफसरदा होते हैं, कोई हमें ओहदा नहीं मिला, कोई रुतबा नहीं मिला तो हम अफसरदा होते हैं, कोई बुराई कुछ हो गया, प्रॉब्लम, कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है, तो उस वक्त हमें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है, तो इसीलिए उसकी हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। मोमिन के लिए तो सब्र और शुक्र दोनों में फ़ायदा है। बिल्कुल, दोनों में फ़ायदा ये है जी अल्लाह की हिकमत। अल्लाह अल हकीम है। अल्लाह ताला हमें भी हिकमत अता फरमाए। दुआ भी की थी ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हिकमत की दुआ मांगी थी। और फिर रब्बे ज़िदनी इल्मा, जो दुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार विर्द करते रहे, कहा जाता है। बिल्कुल, तो ये सब दुआएं हैं। अल्लाह ताला हम सब को भी हिकमत अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, अब आज आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? कौन सी ऐसी जगह है खास जो चुनी गई है आज? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि जिनमें जाने का दिल चाहता है, जब हम उनकी वीडियोस देखते हैं और हम कहते हैं कि यार यहाँ पर जाना चाहिए, तो फिर जब जा नहीं सकते तो फिर वर्चुअली हो आते हैं। और वर्चुअली आज हम हो आते हैं उज़्बेकिस्तान से। कुछ शहर बड़े रवादार होते हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद और बुखारा। यहाँ की फिजा में चिड़ियों की चहचहाहट और दुआ व मनाजात की आवाज़ें गूंजती हैं। खानकाहों की कसरत है जो 19वीं सदी से पहले सूफियों और दरवेशों से आबाद रहती थी। उज़्बेकिस्तान की मिट्टी में इस्लामी तालीम और तहकीक की खुशबू रची बसी है। दुनिया इस्लाम के मुमताज़ तबीब और फ़लसफ़ी बू अली सीना और रियाजी के मोजिद अल बैरूनी का ताल्लुक इसी सरजमीन से था। उज़्बेकिस्तान का शहर समरकंद मशहूर साइंसदान इब्न सीना और अलजबरा के मोजिद मोहम्मद अल ख्वारज़मी के इल्मी शुगल की सरजमीन है, और यही शहर माहिर फ़ल्कियात उलग़ बेग की आखिरी आरामगाह है।
उज़्बेकिस्तान में 2000 के करीब अहम शख्सियात के मज़ारात हैं। समरकंद में कसम बिन अब्बास का मज़ार है। फातिह आज़म अमीर तैमूर लंग का मज़ार भी समरकंद में ही है। तैमूर लंग के मज़ार से कुछ दूरी पर ही रेगिस्तान चौराहा है। यही जगह कदीम शाहराह रेशम का मरकज़ था, जहाँ रुक कर मशरिक व मगरिब के काफ़िले अपने तिजारती सामान की नुमाइश किया करते थे। यहाँ न सिर्फ अशिया बल्कि अफकार व ख़यालात का भी तबादला होता था। इसीलिए इस चौराहे के दोनों अतराफ 2 अज़ीमुश्शान मदारिस और वसीह सैन की मस्जिद है। पैगंबर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की आरामगाह भी समरकंद में ही है। उनका मज़ार दुनिया में उन चंद मकामात में से एक है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ इबादत करते हैं। समरकंद से 25 किलोमीटर फासले पर इमाम बुखारी का आलीशान रोज़ा है। इमाम बुखारी ने अहादीस जमा करके सही बुखारी में उन्हें किताबी शक्ल देने का अजीम कारनामा सरअंजाम दिया। इमाम बुखारी की पैदाइश इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के अहम मुकाम बुखारा में हुई। बुखारा में आज भी कई मसाजिद और मदरसे कायम हैं, लेकिन शहर का सबसे बड़ा तारुफ इमाम बुखारी ही है। बुखारा में पोए कल्याण स्क्वायर 3 अतराफ से अजीमुश्शान तारीखी विरसे से घिरा हुआ है। इस जगह मस्जिद कल्याण मौजूद है, साथ ही मदरसा है। इस मदरसे की अहम बात यह है कि दीगर कई तारीखी मदारिस के बरक्स इस मदरसे में आज भी तदरीस का अमल जारी है, जबकि कल्याण स्क्वायर की तीसरी अहम यादगार 900 साल पुराना कल्याण मीनार है। बुखारा का कदीम मरकज यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसों में शुमार होता है। सिकंदर आजम और चंगेज खान के घोड़ों की टापें, अमीर तैमूर की जलाली निगाहें, शिबानी खान और ज़हीरुद्दीन बाबर की मार का आराइयाँ और फिर 40 की दिहाई में सोवियत फौज की बमबारी। उज़्बेकिस्तान के शहरों ने अपने अंदर एक तारीख समेट रखी है। अमीर तैमूर और बर्र सग़ीर में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से था। उज़्बेकिस्तान वस्त एशिया का अहम इस्लामी मुल्क है, जिसकी आबादी 3 करोड़ 30 लाख के करीब है। इसमें से 90% मुसलमान हैं। ताशकंद उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जबकि उज़्बेक मुल्क की कौमी ज़बान है। दिलचस्प बात यह है कि उर्दू ज़बान में तकरीबन 4000 अल्फाज उज़्बेक ज़बान के हैं। इसका मतलब उर्दू में हर तीसरा लफ्ज़ उज़्बेक ज़बान का होता है। पुलाव, गोश्त, प्याला, सलाद सब उज़्बेक ज़बान के लफ्ज़ हैं। पुलाव उज़्बेकिस्तान का कौमी पकवान है। तरबूज और हलीम भी उज़्बेक हिंदुस्तान में लेकर आए। पाकिस्तान का नाम भी उज़्बेकिस्तान के एक इलाके के नाम से आया है, जिसका नाम कराकल पाकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान 31 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद उज़्बेकिस्तान ने अपना स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रखा था। ये था जी उज़्बेकिस्तान का सफ़र जो हमने वर्चुअली तय किया। अब एक और सफ़र है, ब्रेक की तरफ जाते हैं और थोड़ी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। मुल्क भर में पिछले एक हफ्ते से कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने में आया है। कोरोना केसेस में अचानक से इस इजाफे की वजह क्या है? क्या लोगों ने एहतियात छोड़ दी है? हुकूमत 9 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी की भी बात कर रही है, जबकि माहिरीन कोरोना टेस्टिंग के हवाले से टेस्टिंग को रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाने का जो है वो सजेशंस दे रहे हैं। पाकिस्तान ख़ास तौर पर पंजाब में अगर हम बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर कितने कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसरत चीमा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो पूछना ये चाहूँगी कि पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस की तादाद जो है उसमें बड़ी तेज़ी से मतलब वो तेज़ी से बढ़ रही है। अब गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ सिलसिला इसी तरह का रहा कि मतलब रिकॉर्ड केसेस देखने में आ रहे हैं। क्या वजह है पंजाब में? आपको क्या लगता है क्या वजह है जिसकी वजह से केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? क्या लोगों ने लापरवाही करनी शुरू कर दी है या लॉकडाउन के मामलात कुछ मतलब हल्के हो गए हैं? क्या प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली देयर आर मैनी फैक्टर्स। बेसिकली तो अगर मैं बाकी तमाम कंट्रीज में इसकी स्प्रेड की अगर हम स्टडी करें तो उस लिहाज से तो पाकिस्तान खुशकिस्मत ममालिक में है कि हमारा लोकल स्प्रेड उतना तेजी से नहीं हुआ या टाइमलाइन उस टाइमलाइन पे नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से जो देयर आर मैनी फैक्टर्स जो कि लोगों का पहला रवैया ये कि कैजुअल हो गए। जब लोगों ने ये देखा कि न्यूयॉर्क और इटली वाली सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं हुई तो लॉकडाउन के होते हुए भी लोग उस तरह से इसको सीरियस नहीं ले रहे। फिर अगर हम ये देखें कि ये जो रेशियो है लोकल स्प्रेड की, ये
बेसिकली अगर हम इसको कंपेयर करें उन कंट्रीज के साथ जहाँ पे ये तेजी से फैला, तो उस लिहाज से ये थोड़ा खुशाइंद भी है। लेकिन बहरहाल आप 22 करोड़ का मुल्क है, अगर हम पंजाब की बात करें तो 11 करोड़ का सूबा है, तो इसमें नंबर तो ग्रेजुअल इंक्रीज होना है। अब गवर्नमेंट की जो तवज्जो है या जो हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, वो ये है कि हम इस इंक्रीज में स्पीड ब्रेकर्स लगाएं कि इसको ये जल्दी स्पीडीली ये कहीं ना फैल जाए। उसके लिए फिर हमने डिफरेंट ऑप्शन पे हम गए हुए हैं, जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन की ऑप्शन भी है उन इलाकों में जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पे हमने टोटल लॉकडाउन किया हुआ है। फिर बाकी जो हमारा लॉकडाउन है वो भी आपको पता है, बट आगे पूरी दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन पे जा रही है। स्मार्ट लॉकडाउन का एक साइंटिफिक तरीका है, वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि उसके पीछे मकासद क्या हम अचीव करेंगे और उसका तरीकाकार क्या है। बेसिकली पंजाब के अंदर हमने एक रैंडम टेस्टिंग ड्राइव शुरू की है, जिसमें अगर मैं लाहौर की एक स्पेसिफिक एक एग्जांपल से आपको समझा पाऊँ, लाहौर के अंदर हमारे 9 टाउन है। इन 9 टाउन के अंदर हम कोई सैंपलिंग करेंगे 1000 प्लस 1000 से 1500 के बीच, जिसमें हम उन एरियाज को टारगेट करेंगे। एक तो रैंडम, जैसे ग्रोसरी स्टोर, फ्रूट मंडियां, जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग हो ही रही है, मतलब हम उसको तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। इसके साथ साथ हम उन एरियाज को भी टारगेट करेंगे जहाँ पे हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ, उसकी सराउंडिंग गिरदोनवा। अब ये सैंपल हमें बताएगा कि हमें किन एरियाज में लॉकडाउन को मजीद सख्त करना है और किन एरियाज में हमें रिलैक्स करना है। यानी कि जहाँ पे लोकल स्प्रेड हमें कम मिलेगा वहाँ पे हम निस्बतन थोड़ा सा लॉकडाउन को रिलैक्स करेंगे। जहाँ पे हमें लगेगा कि सिम्टम्स शो नहीं भी हो रही, रैंडम टेस्टिंग हम उन लोगों की कर रहे हैं जिनमें बिल्कुल भी कोरोना के सिम्टम्स नहीं है। और ये कोई अगर हम लाहौर की बात करें तो 10,000 से 15,000 के लगभग हम करेंगे और इसको हम तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड तमाम पंजाब में लेके जा रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है कि पर डे कैपेसिटी आई वांट टू शेयर विद यू, हमारी 5,000 प्लस है पर डे, लेकिन उसमें जो टेस्ट होने होते हैं वो जितने सैंपल आएंगे उतने हमने करने हैं। लेकिन विद इन दिस वीक जिसमें हम बात कर रहे हैं, हम इसको 10,000 तक लेके जा रहे हैं पर डे। रूटीन टेस्ट हमारे पर डे 10,000 हो जाएंगे। रैंडम टेस्टिंग हमारी ड्राइव शुरू हो गई है, जिसमें हम लाहौर एंड देन फिर पूरे पंजाब में करेंगे। डिफरेंट एरियाज के सैंपल डिफरेंट नंबर होएगा उसमें। सही। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त कितने टेस्ट हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर? इसमें जी आई टोल्ड यू कि कोई 5200-5300 की हमारी कैपेसिटी है फी डे। लेकिन टेस्ट क्वालिफाई करता है, क्वालिफिकेशन टेस्ट की क्या है कि आप में सिम्टम्स होना लाजमी है। आप कोरोना वाली में कोई भी सिम्टम्स आपके अंदर हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज में हमारे लोग आ रहे हैं, वो लोग जो बैरून मुल्क ममालिक से हमारी फ्लाइट्स के थ्रू आ रहे हैं, वो तो तमाम के टेस्ट होना है लाजमी। उसके साथ टेस्ट उन लोगों के होंगे जिनमें कोई कोरोना के सिम्टम्स होंगे, तो वो जितने भी हमारे पर डे सैंपल पंजाब में जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा की कैपेसिटी हम रखते हैं। ठीक है। अच्छा मुसर साहब, ये भी बताइएगा, एक छोटी सी कंफ्यूजन है। असद उमर साहब ने कल ये प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि पिछले एक हफ्ते से रोजाना 24 हलाकतें हो रही हैं। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि यहाँ कोरोना वायरस इतना मौलक नहीं जितना बाकी दुनिया में, तो इससे क्या आप इत्तेफाक करती हैं? देखिए, इसमें जो ये बात तो इनफैक्ट रियलिटी है। बेसिकली इसमें इत्तेफाक करने की बात नहीं है। साइंटिफिकली जो चीज़ें आपके पास जो स्टैटिक्स हैं उसके हिसाब से हमने अंदाजे लगाने हैं। तो इसमें ये कि अगर हम इसका लोकल स्प्रेड देखें, जबकि आपको पता है कि हमारे लोगों ने उतने सख्त वाला शदीद लॉकडाउन हमने किया भी नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन पे हम नहीं गए उसके बावजूद, और लोग भी थोड़ा अनफॉर्चुनेटली नॉन कोऑपरेटिव ही रहे ड्यूरिंग लॉकडाउन भी, तो उसके बावजूद जो हमारा लोकल स्प्रेड है वो उतना नहीं है। फिर जो डेथ्स है, हाँ, वो भी अगर हम अमेरिका से, यूरोप से, बरतानिया से कंपेयर करें तो डेथ रेशो भी हमारी कम है और हमारी रिकवरी के जो रेशोज हैं वो भी बाकी ममालिक से ज्यादा है। तो इसलिए ये किसी हद तक, लेकिन उसमें जो एक खतरे वाली बात है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। ये सारी जो स्टैटिक्स आ रही है फिर मीडिया पे, ऑफ कोर्स रियलिटी तो डिस्कस होनी है, जिसकी वजह से लोगों में मैंने ये देखा है कि लोग सीरियस बिल्कुल नहीं हो रहे। जिनको एहतियाती तदाबीर, शुरू में जो लोगों का टेम्परामेंट था टुवर्ड्स थोड़ा पैनिक था, डरे हुए थे, तो एहतियाती तदाबीर को ज्यादा फॉलो कर रहे थे। अब लोग उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे। ये बात उसकी एक वजह ये भी है कि उसकी एक वजह तो ये भी है कि हुकूमतों का ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ कोई कहता है लॉकडाउन खत्म कर दें, कोई कहता है लॉकडाउन लगा दें, तो लोगों में भी कंफ्यूजन अब ये पैदा होगी। जब एक कंसेंसस डिसीजन पे नहीं होगा तो फिर वो तो आपको मतलब इसको तो फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज बताइए कि हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, दूसरे जो ममालिक हैं, वहां पर रैपिड टेस्टिंग की तरफ वो लोग चले गए हैं। अब PCR टेस्टिंग के बजाय जो है वो एंटी
बॉडीज के हिसाब से जो है टेस्टिंग की जा रही है, पाकिस्तान में अभी तक हम पीसीआर टेस्टिंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? रैपिड टेस्टिंग की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ रहे? देखिए पाकिस्तान में जब रैंडम टेस्टिंग अब शुरू हम करने जा रहे हैं ना विदाउट सिम्टम्स, ये रैंडम टेस्टिंग रैपिड टेस्टिंग उधर हो रही है जिनमें सिम्टम्स नहीं है। ये हम भी अब हमने ये ड्राइव शुरू की है, उसमें जो आपकी रैपिड टेस्टिंग है ना, इसमें थोड़ा सा जो इसके रिजल्ट्स है वो 100% समटाइम्स नहीं होते पूरी दुनिया में, लेकिन चूंकि सिम्टम्स है ही नहीं और ये हमने नॉर्मल लोगों के करने हैं तो उसमें हम ये रैपिड टेस्टिंग की टर्म यूज कर रहे हैं। लेकिन जो पेशेंट्स हैं जिनमें सिम्टम्स हैं उसको उसमें आप पीसीआर टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज कंफर्म एंड 100%। और आपकी जो रैपिड टेस्टिंग है वो 100% नहीं है, उसमें गलती की गुंजाइश बाकी है। लेकिन चूंकि आपने मैसिव स्केल पे जब कैंपेन करनी होती है तो उसमें अगर कुछ थोड़ी बहुत वो हो भी जाए तो नो हार्म। बट जो इम्पोर्टेंट चीज अभी आपने लॉकडाउन के बारे में की, देखें मैं आपको बताऊं 16 से 18 माह का पीरियड बता दिया गया है WHO की तरफ से भी, और वो कंट्रीज जो इसकी रेस में लगे हुए वैक्सीनेशन बनाने की, तो पूरी दुनिया अब इस टर्म पे जा रही है वी शुड लर्न हाउ टू लिव विद कोरोना। अब कोरोना तो आपकी जिंदगी का अनफॉर्चुनेटली हमारे चाहते ना चाहते हुए हिस्सा बन गया है। अब 1.5-2 साल की जब बात होती है तो उसमें हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए, स्मार्ट लॉकडाउन को भी फॉलो करते हुए, लेकिन हमने जो रोजमर्रा की मामूलाते जिंदगी है उसको भी थोड़ा बहुत हमें रिलैक्स करना पड़ेगा। अगर ये एक और चीज बताइएगा मुसर्रत साहिबा कि ये जो लाहौर एक्सपो सेंटर और मेयो अस्पताल के जो कोरोना आइसोलेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर सफाई और इंतजामात के हवाले से बड़ी शिकायत आ रही है, वीडियोस सामने आ रही हैं, सेंटर के अंदर चूहे, लाल बेग, खटमल देखे जा रहे हैं, रमज़ान के हवाले से भी इंतजामात नहीं है ये भी कहा जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए सबसे पहले तो जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जो जिनके पॉजिटिव टेस्ट आ गए हुए हैं उनको तो फास्टिंग की वैसे ही रिकमेंडेशंस है नहीं, तो इसलिए पेशेंट्स के लिए तो रमजान की उस तरह से अरेंजमेंट करनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये बिल्कुल हमारे तक पंजाब गवर्नमेंट तक, सीएम साहब तक पहुंची थी फुटेजेस, और हम सब ने मीडिया के थ्रू भी देखी। उसी दिन नेक्स्ट डे जब रात को ये मौसूल हुई, नेक्स्ट डे सीएम साहब ने इसका खुद नोटिस लिया। अब हमने 2-3 तरीका कार वजह की है इसमें। एक तो जेन्युइन जहाँ पे वाकई ही कमी कोताही पाई जाएगी उसमें किसी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मैं लोकल इंतजामिया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, जो हॉस्पिटल की इंतजामिया है वो पैरामेडिक्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी, सफाई का अमला भी। लेकिन इसमें जो एक पहलू है जो अटैच्ड है एक्सपो सेंटर के साथ, आई वांट टू शेयर विद यू कि यहाँ पे जो हमने एक्सपो फैसिलिटी में रखे हुए हैं पेशेंट, दे आर नॉट इनफैक्ट पेशेंट बट दे आर कोरोना पॉजिटिव, उनमें सिम्टम्स नहीं है कोई भी। अच्छा। या तो उनमें सिम्टम्स है नहीं, ना होने के बराबर ये वो मोस्टली लोग हैं जो फ्लाइट्स के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन जब उनकी हम टेस्टिंग करते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव निकल आती है। बट दे आर क्लेमिंग कि भाई हम तो मरीज है ही नहीं, हमें चेक करें, ये देखें हम लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, हमें घर वापस जाने दिया जाए, या हमारा टेस्ट बार बार डिमांड आती है दोबारा करें। उसके SOPs ये हैं कि 14 दिन के बाद हमने उनका टेस्ट करना होता है, और 24 घंटे के अंदर जब 2 दफा टेस्ट नेगेटिव आएगा तो हम उनको भेज सकते हैं। उनकी किसी हद तक ये देखिए, वो घर जैसी फैसिलिटी कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी हो नहीं सकती, लेकिन ये कि बुनियादी सफाई का इंतजाम तो जरूरी है ना। आइसोलेशन सेंटर अगर बनाया हुआ है, देखिए मैंने पहले उसको कहा कि मैंने उसको जस्टिफाई नहीं किया, जहाँ पे ये कमी कोताही होगी और वो वहाँ पे थी, ये भी मैं मान रही हूँ। अच्छा, आखिर में बस ठीक है, बस आखिर में ये बता दीजिए कि कोरोना वायरस से बड़ी तादाद में डॉक्टर्स मुतासर हो रहे हैं, आपकी जानिब से ये कहा जाता है कि उन्हें हिफाजती गेयर दे दिए गए हैं, डॉक्टर्स ये गेयर खुद इस्तेमाल नहीं करते या उन्हें इस्तेमाल करना आता नहीं है, ट्रेनिंग का फुकदान है, क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों इतना ज्यादा इफेक्ट होने लग गए हैं? देखिए अब तो हिफाजती गेयर ना होना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता। बेसिकली कोई शॉर्टेज नहीं है, हम लोकली भी प्रोड्यूस करने के काबिल हो गए हैं। 95 मास्क, वेंटिलेटर्स, मास्क, सैनिटाइजर, सब कुछ। इसमें जो प्रॉब्लम है, जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, ये हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनका रोजाना भी वास्ता पड़ता है। लेकिन कोरोना जैसी सिचुएशन से नहीं, इसकी हमने सीरीज ऑफ जो थी ट्रेनिंग वो हमने पहले ही करा ली थी जब ये चाइना में वबा फूटी। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में ये जो स्टैटिक्स है ये ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दे आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड, और जितनी मर्जी एहतियाती तदाबीर कर लें, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, तो ये फिर रिस्क इनको ज्यादा है, चांसेस इनके ज्यादा है। लेकिन इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, किसी किस्म के प्रोटेक्टिव किट्स या प्रोटेक्टिव मेजर्स की कोई फुकदान नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये लोग अपना, अब देखिए अपनी जान सबको प्यारी होती है, तो होपफुली कि वो सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी
इसमें यही रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो अगर हम कैजुअलिटी की बात करें, डेथ रेट की बात करें हमारे पैरामेडिक्स और डॉक्टर हजरात का, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे कम है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और कोरोना के हवाले से सूरत हाल से आगाह कर रही थी। जी, तो ये तो था जी कोरोना का मामला। हाँ। अच्छा, आज एक बड़ा ख़ास दिन भी है, बहुत ही ख़ास दिन है। बिल्कुल, बताइए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है आज। बिल्कुल, 10 रमज़ान। उम्मुल मोमिनीन हमारे लिए ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी ज़ात, उनकी हवाले से बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन चंद बातें जो आपने निकाली थी। चंद बातें, सबसे पहले तो ये कि हमने उनकी ज़िंदगी को भी बहुत पढ़ा है, बहुत से लोग जानते हैं ज़ाहिर है कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाली पहली बिल्कुल खातून थी और पहली शख्सियत थी, क्योंकि उन्हीं के पास जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल होती है और वो अपनी उसी कैफियत में घर आते हैं, तो वही उनको कंसोल करती हैं और वो जब सुनती हैं कि वो वाक़या क्या पेश आया, क्या हुआ, क्या कैफियत थी वहाँ पर, तो फ़ौरन ही वो ईमान ले आती हैं। और अच्छा, ईमान लाने से पहले जो उनकी कुछ खास खुसूसियात हैं वो भी आपको बता दें नाजरीन, जिसकी तरफ बहुत से लोग ध्यान देते भी होंगे, कुछ नहीं देते, तो दोबारा एक याद दहानी हो जाएगी कि दीन में दाखिल होने से पहले, दीन इस्लाम में दाखिल लाने से पहले भी वो कोई आइडल वर्शिपिंग की तरफ नहीं थी, उनका ना उस तरफ ध्यान था, ना ही रुझान था, वो किसी किस्म की बुत परस्ती की तरफ नहीं थी माइल, और ना ही उनकी फैमिली में भी ये सुना जाता है कि कोई और ऐसा काम करता था। अच्छा, उसके बाद उनकी जो रेपुटेशन थी, क्योंकि बिजनेस वुमन थी, जबरदस्त कारोबारी शख्सियत थी उनकी, और सबको ये बात पता थी कि उनकी बड़ी फेयर डीलिंग्स होती हैं, खरा सौदा करती हैं, कभी कोई किसी किस्म का जो है कोई इस किस्म का उनका मामला नहीं होता कि कोई उंगली उठा सके उनकी डीलिंग्स पर। इसी वजह से दायरा इस्लाम में दाखिल होने से पहले ही उनकी जो रेपुटेशन थी उसकी वजह से उनको ताहिरा कहा जाता था, यानी कि प्योर पाकीज़ा। अच्छा, फिर इसके बाद एक तरफ सादिक और अमीन और एक तरफ ताहिरा, ये इसको देखें, ये जोड़ है ना, अब ये जोड़ है। अब देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि जिनके लिए कायनात बनी, उनके लिए फिर जोड़ भी तो कोई मामूली नहीं होगा, यानी कि इस्लाम से पहले भी वो जोड़ ऐसा था कि कैरेक्टर जो था उनका उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। और एक चीज बड़ी खास चीज के प्रपोजल के हवाले से एक बात कह रहा था कि ये क्योंकि एक अहम नुक्ता है, इसको हम बाद में कर लेते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ऐसी सिखाई इन दोनों हस्तियों ने हमें कि वो आज तक हम सब के लिए मशले रहा है। वो क्या है ये हम बाद में बात कर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर अभी हमें जाना है। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। कोरोना की वबा कई लोगों के लिए वबाल जान बनी हुई है। बंद कारोबार की वजह से घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, और ऐसे में पता नहीं कि उनके बच्चों को ईद के लिए नए कपड़े भी मिलते हैं या नहीं। एक लम्हे के लिए अगर हम सोचें कि जब आप ईद पर नए कपड़े पहनकर निकलें तो उन बच्चों के दिलों पर क्या गुजरेगी। इसी एहसास के पेश नज़र अदाकार शमून अब्बासी ने एक मुहिम शुरू की है कि इस ईद पर नए कपड़े ना बनवाए जाएँ, बल्कि इस रकम से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की जाए। अदाकार शमून अब्बासी इस मुहिम का आगाज़ किस तरह कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शमून अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जो आपने शुरू की है मुहिम रमज़ान के अंदर, वाकई बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में। इस ईद पर नए कपड़े खरीदने के बजाय किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दी जाए। अब इसके हवाले से बताइए कि ये मुहिम है क्या? देखिए जी, मुहिम तो क्या थी, बस एक ख्याल था, और इस ख्याल के पीछे मैंने ये सोच के, मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने ये हमने फैसला किया कि हम प्रॉमिस करेंगे, एक प्रॉमिस की तरह हम इसको शुरू करेंगे। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस ईद पर इस बार नए कपड़े नहीं लूंगा, और उसके बदले मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है वो किसी की मदद कर सकूं। और नए कपड़े ना पहनने का मतलब ये नहीं है कि हम बुरे कपड़े पहने, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी होते हैं घर में, पहले पिछली ईद के भी कपड़े रखे होते हैं जो शायद हमने नहीं पहने होते। और वो जो हम थोड़ी सी फजूल खर्चियां करते हैं, उन फजूल खर्चियों को हम लोगों की मदद के लिए जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये प्रमोट कैसे कर रहे हैं, और आपके फ्रेंड्स किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं? जी बस हमने अब ये कल से शुरू किया है। मेरे दोस्त हैं जमाल गिलानी, उन्होंने असल में उनका इनिशिएटिव था, और उन्होंने कहा कि यार अगर आप के जरिए ये बात एज अ मैसेज पहुंच सके तो हम इसको एक प्रॉमिस लेते हैं। और इस मुहिम का नाम हमने रखा है द ईद प्रॉमिस।
और मैं सबसे चाहूंगा कि जो जो इस मुहिम से गुजरता जाएगा वो ये प्रॉमिस करता जाए सोशल मीडिया पे या जहां भी ये मैसेज उसको मिलता है, और ये अहद हम सबसे लेंगे कि इस बार जो है हम नए कपड़ों पर या जो फजूल खर्चियां होती हैं उस पर हम इस बार पैसे ना खर्च करें। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं और भी करना चाहता हूं कि ये बड़ा जरूरी है कि हम उन लोगों को भी मद्देनजर रखें जो ईद के लिए चीजें बेचते हैं। मतलब देखिए वो भी तो दुकानदार हैं जो बिल्कुल उन्होंने भी घर चलाना है, उनको भी तो घर चलाना है। अब अगर हम ये मैसेज ये भेज रहे हैं तो इसका मकसद कतई ये नहीं है कि हम उनको इग्नोर करें। हम ये भी हो सकता है कि हम उन्हीं लोगों की मदद कर दें जिनके शॉप्स हैं, जिनके ठेले लगते थे, जो कि सड़कों पे चीजें बेचते थे। हम जरूरी नहीं है कि वो पैसे सिर्फ डोनेशन में या राशनों में इधर उधर दें, हम उन लोगों को भी ढूंढ सकते हैं जिनकी दुकानें इस दफा जो है वो नहीं चल पाएंगी। तो ये इज़ारे एक डिफरेंट। शमून साहब, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों ने पिक की इस मुहिम में, और वो ये था कि स्कूल फीस के हवाले से भी आपने बात की। किसके हवाले से जी? स्कूल फीस के हवाले से जी, जो स्कूल फीस नहीं दे सकते जिनके पेरेंट्स, उनके हवाले से भी बात की। तो क्या उनको भी इस मुहिम के जरिए आप लोग जो है हेल्प करने का सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो हमारी मुहिम है वो सिर्फ ये नहीं है। मैंने एज अ फाउंडर ओवरसीज पाकिस्तानी रेस्क्यू मैनेजमेंट के नाम से एक पेज बनाया है जो कि इस वक्त एक टीम चला रही है OPRM के नाम से। वो सोशल मीडिया पे इस वक्त फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, और जितने भी स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में, हम उनको केटर कर रहे हैं। उनके माइक्रो मैनेजमेंट जो इश्यूज हैं, ट्रैवलिंग के मसाइल हैं, उनकी टिकटिंग के इश्यूज हैं, इवन यहाँ तक कि हमने उनके पाकिस्तान आने के बाद जो होटल में खाने का प्रोसीजर है वो भी हमने शुरू किया हुआ है कि हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं कि कौन से होटल में कितने लोग हैं और कितने लोग मुस्तहिक हैं जो खाना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हम उनको कुछ दोस्तों की मदद से घर का पका हुआ खाना भी पहुंचा रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि हम सड़कों पर मौजूद गरीब लोगों को तो डेफिनेटली केटर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे व्हाइट कॉलर ऐसे लोग हैं जो मांगते नहीं है, जो कह नहीं पाते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ढूंढें, वो हमें नहीं ढूंढ सकते, हम उन्हें ढूंढें और हम अंदाजा लगाएं कि इनको किस चीज की जरूरत है। तो जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो पैसेंजर्स इस वक्त बहुत मजबूरी में बहुत सारे पैसे खर्च करके अपने टिकट्स लेके वापस आते हैं, होटल का उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो खाने की मैनेजमेंट हमने वो शुरू किया। उसके अलावा हमने फीड द नीड के नाम से UAE में एक कैंपेन स्टार्ट की है, जिसको मेरे दोस्त हैं उमर फारूक, वो उन्होंने और मैंने मिलके एक सिलसिला शुरू किया है, जो कि इस वक्त दुबई में और दुबई के अतराफ में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको खाने की जरूरत है, हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं गूगल फॉर्म के जरिए, और विद इन आवर्स हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक खाना पहुंचे, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों को हमने खाना पहुंचा दिया। अच्छा, ये जो अभी जो आपकी जिस मुहिम के हवाले से हमने बात शुरू की थी कि ईद पर नए कपड़े ना बनाएं, इस हवाले से और कितने आपके साथ ऐसे फनकार दोस्त हैं जो कि उस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं? भाई साहब, मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि शो बिजनेस इंडस्ट्री में से कोई एक शख्स भी जो है ना उठ के, हो सकता है अपने तौर पे वो अपने जानने वालों को या अपने नौकरों को या अपने मुलाजिमों को कोई उनकी डोनेशन कर रहे हो, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन पब्लिकली बाहर निकलकर आवाम के लिए या आने वाले तमाम पैसेंजर्स के लिए, जो 6.5 लाख तकरीबन 7 लाख लोग इस वक्त पाकिस्तान आएंगे और 2-2.5 लाख आ चुके हैं, उनके लिए अब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है सिवाय गवर्नमेंट ज़ाहिर है अपना काम कर रही है, और मुख्तलिफ इदारे हैं जैसे JDC है या मुख्तलिफ और इदारे हैं जो अपने पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं। बट अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि शो बिजनेस में से किसी ने अपने अलावा नहीं सोचा, सब गायब हैं, किसी की कोई वीडियो नहीं देखता मैं, किसी की कोई बात, कोई हल, कोई रेजोल्यूशन फॉर दीज पुअर पीपल, आई डोंट सी इट। बहुत सारे लोगों से हमारी जो बात हुई तो वो तो खैर उसमें अपना हिस्सा मिला रहे हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर है वो आपके अपने, लेकिन वो भी है कि अलग अलग करने के बजाय इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर अगर आ जाएं, सब मिलकर ही करें तो वो ज्यादा इम्पैक्ट होगा उसका। बिल्कुल, लेकिन शमून साहब वाकई आपका जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, और मतलब हम तो ये इस इनिशिएटिव में शामिल हो जाते हैं। हम नहीं बनवाएंगे ईद पर नए कपड़े और उससे जो है वो हेल्प कर लेंगे, अच्छा इनिशिएटिव है, हम तो शामिल हो जाते हैं इसमें, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस तरफ एहसास दिलाया। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह जी। और आप लोगों का हर दफा हम न्यूज़ का और हम नेटवर्क का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहता हूं कि आप लोग बड़े नाजुक वक्त में जो है वो चीज़ों को
पॉइंट आउट करते हैं और उन पर हाईलाइट करते हैं उनको और उनको मंजर आम पे लाते हैं। सो लव यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह मियां आप लोगों को खुशहाल रखे और बस ये मामला आगे तक बढ़े और मैसेज जहां तक पहुंचना है वहां पहुंचे। बहुत शुक्रिया। शमून अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाकई अच्छी एक मुहिम है। हाँ। और इस मुहिम का सबको हिस्सा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा, अब एक और बड़ी खास चीज़ की तरफ जाना है हमें और उस टॉपिक पर तो बात करना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ़ लाए तो अंसार मदीना के जो दोनों कबाइल थे, औस और खजरज, उनके साथ यहूदी कबाइल और इर्द गिर्द के दीगर कबीलों को मिलाकर एक रियासती निज़ाम कायम किया जो इससे पहले मौजूद नहीं था और इसे रियासत मदीना के नाम से ताबीर किया गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में ये रियासत एक ऐसी मिसाली रियासत बनी कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने वो मॉडल्स पिक किए अपने अपने हिसाब से और रियासत ये जो थी 10 साल के अरसे में पूरे जजीरा अरब को इसने अपने हिसार में ले लिया था। अब पाकिस्तान को भी रियासत मदीना जैसी रियासत बनाने का तसव्वुर तो किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रियासत मदीना है क्या असल में? तसव्वुर किस चीज़ का नाम है रियासत मदीना? और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया और रियासत मदीना भी इस्लाम के नाम पर वजूद में आई थी। अब इन दोनों रियासतों में क्या मुमासलत है और क्या मौजूदा दौर में रियासत मदीना का ख्वाब देखा जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि रियासत मदीना का तसव्वुर है क्या? देखिए, ये हमारे यहाँ बात लोगों ने बयान की है। हकीकत वाक़या ये है कि अगर आप रियासत मदीना किसी रियासत को कह सकते हैं तो ये वो रियासत थी कि जिसको अल्लाह ताला बराह रास्त चला रहा था अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। अल्लाह का एक कानून हमेशा से रहा है कि जब वो अपने किसी रसूल को दुनिया में भेजता और वो लोगों को बराह रास्त अल्लाह के दीन की दावत देते और वो उसका इनकार कर देते और पैगंबर को उसकी बस्ती से निकलने पर मजबूर कर देते, तो फिर उसके बाद उस कौम के ऊपर अल्लाह की पकड़ लाजिमन आती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक केस में ये जो पकड़ अजाब आया वो आपके और आपके साथियों के ज़रिए से आया, इसलिए कि आप तादाद में बहुत ज़्यादा थे और उसमें अल्लाह ने ये स्कीम यूं इम्प्लीमेंट की कि हिजरत करके आप यसरिब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले आए। वहाँ अल्लाह के अहकाम, उसके दीन के वो पहलू के जिनका ताल्लुक इज्तमाइयत से था उनको वहाँ नाफिज भी किया गया, अल्लाह के फरामीन जारी भी किए गए, अल्लाह के दीन के दुश्मनों के साथ वो मामला किया गया कि जो बिलाखिर उनके लिए सज़ा का एक पहलू बन गया, अल्लाह ने उस सज़ा को नाफिज किया। तो ये तो आप समझिए कि बराह रास्त वही इलाही के ज़रिए से मामलात हुए और अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस मौजूद थे। हम इसमें से बात सबक तो सीख सकते हैं, लेकिन हकीकत वाक़या ये है कि उस रियासत को रेप्लिकेट करना ये मुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि चूंकि वक्त की अब एक बहुत बड़ा गैप आ गया है इस वजह से अब कोई और मॉडर्न स्टेट वजूद में आएगी, नहीं। असल में वो जो एक बिल्कुल डिफरेंट, एक कहिए यूनिक पहलू था उस रियासत का कि जिसमें अल्लाह ताला खुद बराह रास्त अपनी वही के जरिए से, जो वही अब आनी बंद हो गई है, वो रहनुमाई फरमा रहा था और एक ऐसा गैर मामूली वाक़या हुआ था कि जिसके होने के बाद इस दुनिया में क़यामत से पहले आखिरी मर्तबा अल्लाह ने अपना वो अजाब नाजिल किया कि जो सिर्फ उन कौमों पर नाजिल होता है कि जिनकी तरफ अल्लाह के रसूल आते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि इसमें आपने जो बात की उससे जो ज़िमनी सवाल निकलता है वो ये कि एक तो आपने बात की इज्तिमाई जो मामलात थे दीन के वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए। अब जाहिर है जब हम इस्लामी जो है वो सल्तनत की बात करते हैं या इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं या इस्लामी हुकूमत की बात करते हैं तो बहुत सारे इज्तिमाई मामलात हैं आज जो हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे। इकनॉमिक्स है, फाइनेंस है, वॉरफेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ़ॉरेन पॉलिसी है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें एक रियासत मदीना या एक ऐसी हुकूमत तो चाहिए जो कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक चले। तो वो हम क्यों आप कह रहे हैं कि कायम नहीं कर सकते जबकि अल्लाह ताला ने वहां से ले सकते हैं? हाँ, गाइडेंस तो सारी आ गई, अल्लाह ताला ने दे दी क्या क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दें तो रियासत मदीना के करीब तरीन हम पहुंच सकते हैं। देखिए, मैंने गुजारिश की कि रियासत मदीना में एक अल्लाह के पैगंबर थे, अब वो कोई नहीं हो सकते। अगर आप अपने आप को इस इम्प्रेशन में डालेंगे कि आप रियासत मदीना बना रहे हैं
तो आपको ये गलतफहमी भी होगी कि हमारे पास एक पैगंबर है, नहीं है, तो फिर वो रोल अदा करेंगे। इसलिए हमें अपने हम्बल जो भी लेवल है उस पर रहना चाहिए और हमें एक मुसलमान की हैसियत से अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा उसवे को फॉलो करना चाहिए। वो यकीनन उसवा मौजूद है। इसमें ये भी मैं बता दूं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, दाखिली पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस तरह की कोई बात हमें नहीं बताई गई। हमें वो बुनियादी मोटे मोटे उसूल बताए गए हैं कि जिन पर अमल करना मुसलमानों के हुक्मरानों के लिए लाजिम है। तो वो क्या है, जरा शेयर करें ना वो। और एक और चीज भी मैं पूछना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं कि हमारे दरमियान अब कोई ज़ाहिर नबी नहीं है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो यही मामला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी था, यही हज़रत उमर के साथ भी था, उनके साथ भी यही मामला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद उन्होंने हुकूमत तो चलाई, रियासत तो चलाई, और वो फिर फैली भी, उनके अदवार में भी वो बड़ी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, रूल आउट तो नहीं कर सकते हम ये मामला? मैं इसलिए ज़रा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कुरान मजीद से मालूम होता है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद आपके सहाबा, कुरान ने खुद बताया है कि इस सल्तनत को अल्लाह ताला ने खुद कायम किया। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, हम लाजिमन उनको इक़्तिदार देंगे दुनिया में जैसा कि हमने दिया उनको जो उनसे पहले हो गुजरे। ये खुदा की एक पूरी स्कीम थी, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि उससे सीखा नहीं जा सकता। आइए उन उसूलों को देखते हैं। लाजिमन इंसाफ होगा, हर एक के साथ होगा। सबसे पहले हुक्मरान अपने साथ इंसाफ कराएगा, लोगों के सामने अपने आप को पेश कर देगा। ये नहीं होगा कि कोई सवाल पूछेगा तो उसको जलील कर दिया जाएगा, बल्कि वो खुलेआम जो गलतियां हैं उनका एतराफ करेगा। जो अपॉइंटमेंट होगी, कुरान कहता है अन तहकुमु बिल अदल, कि तुम फैसला करो इंसाफ के साथ, व अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अमानतों को उनके अहल डिजर्विंग लोगों को दो। किसी से किसी जाती लेवल पर कोई बदला नहीं लिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नरमी, माफी और दरगुजर का एक नमूना थे। फिर इसके बाद जो हुक्मरान है वो बिल्कुल आम आदमी की सतह पर आकर रहेगा। फिर मजीद ये है कि जो जुमा और नमाज का एहतमाम है उसको बाकायदा उसका इनेकाद किया जाएगा और आइडियली हुक्मरान खुद उसको लीड करेगा। जुमे की नमाज में तो वो अपने आप को अकाउंटेबल करेगा। आम आदमी को उसकी बुनियादी ज़रूरियात को लाजिमन फराहम किया जाएगा। एक दूसरे के साथ डीलिंग्स में कोई ना अपने इंसान होने की हैसियत से बड़ा होगा ना छोटा होगा। ये वो बुनियादी उसूल हैं, बराबरी होगी, ये वो बुनियादी उसूल हैं। और इसमें फिर वही बात जो आपने अभी रेफरेंस दी थी मीसाक़े मदीना की, कि कोई भी इंसान हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी नस्ल से ताल्लुक रखता हो, कोई जबान बोलता हो, वो अगर उस एरिया में रहते हैं और उस हुकूमत के सल्तनत के दायरे असर में हैं, तो फिर वो सब बराबर है, सबके साथ एक तरह से डील किया जाएगा। मैं इस बात को मजीद ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, अवामुन्नास को भी ये कहा गया है कि तुम जैसे अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हो, ईमान वालों, ऐसे ही उलुल अम्र मिनकुम, अपने हुक्मरानों की भी इताअत करो। ये गोया के अल्लाह का हुक्म है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब हम ट्रैफिक लाइट को, रेड लाइट को क्रॉस करते हैं तो हम सिर्फ एक लॉ वायलेट नहीं कर रहे, हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए हुक्म को वायलेट कर रहे हैं। इसलिए अगर मिसाल के तौर पर हुक्मरान ये कहते हैं कि लॉकडाउन होगा, मस्जिदों में नहीं जाएंगे, या जाएंगे तो हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, ये अल्लाह का हुक्म है। सो ये अल्लाह ताला ने हमको तालीमात दी है कि हम एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी की हैसियत से रहें। अब डॉक्टर साहब, फिर यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि जब रियासत मदीना की करीब तर की रियासत हम चाहते हैं या ख्वाब देखते हैं बनाना, तो फिर हुक्मरानों को भी हम ज़रा अगर तोल लें, क्योंकि खैर बहुत जायज़ तो ये बात नहीं होगी कि हम एक तरफ तो उन बड़ी शख्सियात की बात कर रहे हैं जिन पर के कोई उंगली नहीं उठा सकता था, और अगर उठाते थे तो वो आके सबके सामने जवाब देते थे, जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो चादरें हैं, कपड़ा जो से पूछा गया सवाल, या इसके अलावा भी। अब वो एक अलग दौर था जहाँ पर हमारे लिए मिसालें सेट हो रही थी, वहाँ पर ऐसे लोग थे कि जो
कुर्बानियां दे रहे थे, घर उनके खाली थे जब उनके घरों पे सवाली आते थे कुछ पूछने कुछ मांगने के लिए। अब आजकल के दौर में जब हम हुक्मरानों को देखते हैं, और ये किसी पार्टी के हवाले से किसी उस तरह से मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, फिर इनमें भी तो एक बड़ा तजाद नजर आता है ना, जहाँ पे हम कहते हैं कि कौमों को वो हुक्मरान मिलेंगे जैसे कि कौमें खुद होंगी, तो फिर तो हमारी कौम का भी ये फ्लॉ हो सकता है और हुक्मरानों का भी फ्लॉ हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है अगर हम लीडरशिप की बात करें तो? दोनों का है जनाब। मैं आपसे गुजारिश करूं कि कुरान मजीद ने एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो ये थी शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, फबिमा रहमतम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ये अल्लाह की रहमत है पैगंबर के आप इन लोगों के साथ नरम हैं। अगर आप इनके साथ सख्त होते, सख्त दिल होते, तो ये आपके इर्द गिर्द से भाग जाते। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं नफरत की। वी आर अ डिवाइडेड नेशन। उसकी वजह यह है कि पिछले 10 साल में मैंने जितनी नफरत फैलती हुई देखी है कभी नहीं देखी। नरमी, दरगुजर, एकोमोडेट करना। भाई आपको मेरे ऊपर कोई एतराज है, आप समझते हैं कि मैं मुजरिम हूँ, आपके पास कोर्ट्स मौजूद है, आप वहां चले जाएं। खुदा के वास्ते पब्लिक में, जलसों में, फिर ये कि आप देखें, एक तो इल्जाम लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आप ये देखिए कि ये गुनाह कबीरा है कि दूसरों का तमस्खुर उड़ाना, उनको अलकाब से पुकारना। मैं वो लाम लफ्ज नहीं बोलना चाहता, हमारे बच्चे ये सीख रहे हैं। हमारे पास पॉलिटिकल लीडर्स हमारे बच्चों, यंगस्टर्स के वो आइडियल्स बने हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो बदजुबानी कर रहे हैं, वो नफरतें फैला रहे हैं, वो लोगों के अलकाब बयान कर रहे हैं, वो न जाने क्या क्या कुछ कर रहे हैं। दूसरे सब चोर लुटेरे हैं, हम पाक साफ हैं। सो ये इस तरह से रियासत मदीना, तो मैं समझता हूँ कि इस्तेलाह इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। हम एक हम्बल मुसलमान की हैसियत से अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करें और जुड़ें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान वालो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को, कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ लो, सारे के सारे। वला तफर्रकू, और तफर्रके में मत पड़ो। हम इस वक्त टुकड़ों में हैं, जिसके बाद हम, और ये जो टुकड़े हैं ये सियासी बुनियाद पर भी हैं, लिसानी बुनियाद पर भी हैं, मजहबी बुनियाद पर भी हैं, हर जगह पर नफरत की बात हो रही है। तो जो खास तौर पर ये जो सियासी लोग हैं, चूंकि रोल मॉडल्स होते हैं, फिर मजहबी लोग जो उलमा हैं वो भी रोल मॉडल लोग बहुत सुनते हैं, उनकी तरफ से भी मोहब्बत की बात होनी चाहिए। अभी तो सिर्फ ये बात होती है कि ये हम में से नहीं, वो हम में से नहीं, और फिर मामला बढ़ जाते हैं और इस तरह बढ़ते हैं कि अल्फाज से तज़हीक होती है, और फिर मामला ये होता है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि मार दिया जाता है, और फिर वो चीजें कौमों में भी फैल जाती हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम मामलात से बचाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब। जी, वक्त की किल्लत है, वरना बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो कि हम आपसे करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम रमज़ान, और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 20,000 से बढ़ गई है, जबकि हलाकतें 462 हो चुकी हैं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना से जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। कराची के इंडस अस्पताल में डॉक्टर्स कोरोना वायरस और इमरजेंसी के दौरान मुसलसल अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इंडस अस्पताल में कोरोना वायरस के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, अस्पताल इंतज़ामिया किस तरह कोरोना वायरस की वबा में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस हेल्थ नेटवर्क डॉक्टर जफर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जफर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जफर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त दिया आपने। सबसे पहले ये बताइए कि क्या इंतजामात हैं इंडस हॉस्पिटल की तरफ से, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कोरोना वायरस के हवाले से? देखिए, इंडस अस्पताल एक है तो प्राइवेट अस्पताल, मगर ये हमेशा से इसका ये तरीका रहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ी है हम पीछे नहीं हटे। और यहाँ पे कोरोना का जब आया उसमें भी यही हुआ। तो शुरू से ये अंदाज़ा था कि ये एक ऐसी वबा है जो सांस लेने या बोलने से या लोगों के सामने आने से फैलती है। तो हमें कोई ना कोई वो सारी तदाबीर करनी पड़ेंगी जिससे अपने स्टाफ को भी बचाएं और मरीज़ों को एक दूसरे से ना लगे। तो हमने 2 लेवल्स पे पहले काम किया। एक तो हमें पता था कि मरीज़ इमरजेंसी में आएंगे और इमरजेंसी में अगर एक के बाद बराबर दूसरा लेटा होगा तो उसको लग सकता है। हमने अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चेंजेस कराए और उसको जो नेगेटिव प्रेशर होता है जिससे वो इधर उधर जरासीम जा नहीं सकते, वेंटिलेशन में ऐसे किया, वो चेंजेस कराए, वो किया। और दूसरा एक यूनिट बनाया जो हमारा पीडियाट्रिक आईसीयू जो बच्चों का नया अभी बना था,
सब चेंज किया था हमने उसमें, इसीलिए ताकि बीमारी एक मरीज़ से दूसरे को ना लगे मरीज़ से, वो 20 बेड का वो बनाया। उसके लिए नए वेंटिलेटर्स लेकर आए, कुछ हमारे दोस्तों ने हमें एक्चुअली दिए इस्तेमाल करने के लिए, इसी मकसद के लिए। तो ये तो हमने वो किया। फिर हमने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग की, उसमें जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के लोग थे वो सबसे आगे आए, अभी भी वो सबसे आगे हैं, वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और लोगों को ट्रेन किया। उनके लिए जो ये PPE का लफ्ज़ आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, वो हमने इंपोर्ट भी किए, वो यहाँ से मिले भी हमें। हमने चूँकि उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन हमारे यहाँ एक दिन में जो ग्रीन वाले मास्क आप देखते हैं तकरीबन 1000 इस्तेमाल हो जाते हैं, सारे स्टाफ को देते हैं हम, मरीज़ों और अटेंडेंट्स को भी देते हैं। इसी तरह जो N95 वाले महंगे वाले मास्क हैं उनका तो फिर हमने पूरा एक प्रोसेस बनाया कि किसको देना है, कब देना है, कितने दिन के बाद देना है, वो रखे जाए। फिर इन मरीज़ों को जो आ रहे हैं इनकी स्क्रीनिंग की गई। लेबॉरेटरी में एक चेंज ये आया कि लेबॉरेटरी में हम टेस्ट नहीं करते थे, पहले कोई भी नहीं करता था, ये बीमारी नहीं थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो वो हमने की, उसकी मशीनें बढ़ाई, उसके टेस्ट बढ़ाए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें दिए टेस्ट करने को। सारे इंटीरियर सिंध में और सारे जो सिंध प्रोविंस में जो टेस्ट होते हैं उसके तकरीबन आधे टेस्ट इंडस में होते हैं, क्योंकि ये जो सारे ज़ायरीन वगैरह आए, उसके बाद इसके वेरियस जगहों से जो लोग आए उनके भी सारे टेस्ट हमने किए, तो वो होने लगे। फिर हमने स्क्रीनिंग शुरू की कि जो मरीज़ आता है उसको ज़रूरी नहीं है कि हर एक को अलामात भी हो और हर एक को टेस्ट भी करने की, महंगा टेस्ट है, टाइम लगाता है, अवेलेबल नहीं है। तो उसका एक प्रोसेस पूरा किया गया कि उनकी एक स्क्रीनिंग की जाती है, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है, किसको फिर टेस्ट किए जाते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं होती है उनको समझाया जाता है। वेंटिलेटर्स हमने बढ़ाए, इस वक्त हमारे अस्पताल में 15 वेंटिलेटर्स हैं जो ख़ास इसके लिए हैं और 20 बेड्स हैं जो ख़ास इसके लिए हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जो इस वक्त अगर हम आज की बात करें डॉक्टर साहब, अगर आज की बात करें तो सारे बेड्स भरे हैं। सॉरी, तो जो 15 वेंटिलेटर्स हैं आप लोगों के पास, उन पे सब पे पेशेंट्स हैं या इस वक्त कोई ऐसे वेंटिलेटर्स भी हैं जो अवेलेबल हैं? मैं सिर्फ ये इसलिए पूछ रही हूँ ताकि हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाए प्रॉब्लम का। देखिए, मैं आपको मैग्नीट्यूड का बताता हूँ, ये कि जो पेशेंट इस वक्त काफ़ी क्रिटिकली सिक है, वेंटिलेटर पे नहीं है, उसके लिए भी वेंटिलेटर अवेलेबल होने की ज़रूरत होती है। तो ये नहीं कर सकते कि वेंटिलेटर पे आपने जैसे 15 मरीज़ डाल दिए और अब जो आपके पास एडमिटेड हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम वो वेंटिलेटर के साथ ही रखते हैं, चाहे उसको कनेक्ट किया हो ना किया हो। उस हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो यूनिट है, आज सुबह एक खाली हुआ था, उसके बाद 2 और एडमिट हुए, तो इस वक्त शायद एक मरीज़ की सिर्फ गुंजाइश है और ये हालात सारे शहर में। अनफॉर्चुनेटली एक कोऑर्डिनेशन टीम है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, इस वक्त पूरे शहर में 7 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे कोरोना का इलाज हो रहा है। एक प्राइवेट में आखान में हो रहा है, वरना सरकारी तौर पे जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, SIUT और ओझा में हो रहा है और इंडस फ्री करता है। ट्रॉमा सेंटर जो सिविल हॉस्पिटल के साथ है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, मगर उसमें उम्मीद है। और इन सब जगहों को अगर आप देखेंगे तो इन सब की टोटल जो कैपेसिटी आज है वो 203 बेड हैं जो ऐसे हैं जिन पे मरीज़ बग़ैर वेंटिलेटर के लेट सकते हैं, और 93 बल्कि एक्चुअली ट्रॉमा सेंटर के 20 निकाल दें तो ये जो है 73 वेंटिलेटर्स हैं जो अवेलेबल हैं कोरोना के लिए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2 करोड़ के शहर की सूरत हाल हम सुन रहे हैं आपसे। जी, आप बिल्कुल 60 साल डॉक्टर जो जिनकी खबर चल रही थी 1-2 दिनों से कि उनको वेंटिलेटर नहीं मिला, 2 घंटे तक वो एम्बुलेंस में उनकी फैमिली उनको खिलाती है। इसमें जो खबर चल रही है, जो हमारे आजकल जो लोगों को शौक है व्हाट्सएप पे चीज़ें घुमाने का, बहुत अफसोसनाक है क्योंकि बहुत बुरा हुआ। मगर उनकी रिश्तेदार एक हमारे अस्पताल में काम करती हैं जो उनको कई दिनों से रोज़ आने को कह रही थी, इमरजेंसी में आने को कह रही थी, दाखिल होने को कह रही थी। वो जो आजकल जो एक टैबू बना हुआ है, उनको ये लोगों को फिक्र होती है कि उनके घर पे क्या होगा। उन्होंने ये फील करते रहे कि मैं ठीक हूँ। फिर वो इंडस नहीं आए, वो SIUT गए, वहाँ पे उनको जगह नहीं मिली, फिर वो ओझा गए और बस अल्लाह ताला ने। डॉक्टर थे बिल्कुल, जी हाँ, मगर होता यही है कि लोगों को लगता है कि हम ठीक हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जब सांस खराब होने लगे तो वो बहुत बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, फिर मिनटों में ही फिर आपको वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि ये एक अलामत है कि हमें हॉस्पिटल्स का रुख उस वक्त करना चाहिए लाजमन जब आपकी सांस जो है वो दुश्वारी हो रही हो आपको सांस लेने। खास तौर पे जिन लोगों को ये पता हो कि उनका कोविड पॉजिटिव है, इनको पता था, इन्होंने टेस्ट कराया हुआ था, इनका पता था। अब हम नॉर्मली एक वक्त में तकरीबन 14 दफ़ा सांस लेते हैं, ये लोगों का सांस इतना उखड़ चुका होता है कि 30 से 35-40 दफ़ा ले रहे होते हैं और फिर थक जाते हैं, फिर जिस्म नहीं ले सकता। तो इसलिए वेंटिलेटर पे जाना है जो आपने बता दी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब। हाई फीवर,
सर्दी और सर्दी से झटके लगना या सांस के मसले, ये एक सीरियस अलामत है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंडस हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक, बहुत अच्छे काम कर रहा है इंडस हॉस्पिटल, और काफ़ी ज़्यादा मामलात जो हैं वो ऐसे हैं कि वाकई जो कि आप मिसाली एक हॉस्पिटल के तौर पर देख सकते हैं। और डॉक्टर बारी साहब भी हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो एक मिसाली पर्सनैलिटी के तौर पर हमने भी बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। विजन होते हैं बहुत से लोगों के और वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर आवाम की फलाह बहबूद के लिए वो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। अब ज़रा दोबारा से हम फ़न और फ़नकारों की तरफ चलेंगे। अदाकारा हाजरा यामीन आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि रमज़ान उनका इस मरतबा कैसा गुजर रहा है, आमतौर पर कैसे गुजरता है, और अहद वफ़ा के सहर से वो बाहर आई हैं या नहीं बाहर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, रमज़ान मुबारक आपको भी। तो आप बताइए जी, इस मरतबा रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका, लॉकडाउन रमज़ान जो? द थिंग इज़ कि हम लोग तो एक बहुत प्रिविलेज जगह पे बैठे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि गर्मी है तो हम एसी चला लेते हैं, हमारे पास अफ्तारी का पूरा सामान पड़ा हुआ है, वी डोंट रियली हैव दो स्ट्रेसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो हम एक ऐसी प्रिविलेज जगह पे बैठे हैं जहाँ हम बैठ के ये कह सकते हैं कि रमज़ान अच्छा जा रहा है, हमारे घर वालों के साथ हमें वक्त मिल रहा है और हम अपने घर की चार दीवारी में बहुत सेफ हैं। बट मैं ऑनेस्टली इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बोस्ट इसलिए नहीं करना चाहूँगी कि कितना अच्छा जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये एक क्राइसिस सिचुएशन है। तो आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर होगा कि हम बैठ के जो है बात करें कि अच्छा हमारा रमज़ान कितना अच्छा जा रहा है, जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारे आसपास उनका रमज़ान अच्छा नहीं जा रहा, बिकॉज दे डोंट हैव फूड टू ईट। हाँ, तो मतलब अब हम ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आपने अफ्तारी में सहरी में क्या, अफ्तारी और सहरी में आप क्या खाती हैं, ये हम आपसे नहीं पूछ रहे। हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप अफ्तारी और सहरी खुद बनाती हैं? जी, ऐसा ही है। ठीक है, खुद बना लेती हैं, और क्या क्या बना लेती हैं? और ऐसा है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने रूटीन वही रखी हुई कि जो नाश्ते में खाते हैं वो मैं सहरी कर लूँ, और जो खाने में खाती हूँ वो मैं अपनी अफ्तारी कर लूँ, और बीच में जो छोटी मोटी स्नैकिंग चल रही होती है तो फ्रूट्स और नाश्ते में तो वही जिस बॉइल्ड एग्स और दलिया खा लिया, दही खा लिया, और खाने में वही जो सैलेड या कुछ ऐसा हो गया, दैट्स अबाउट इट। खाने की तो बात हो गई, स्टिल सिंपल ना। काम की बात पर आते हैं कि काम ज़ाहिर है अब जब आप लॉकडाउन में होते हैं, पूरा दिन आपका घर पे गुजर रहा होता है, तो वो एक्टिविटीज क्या होती है, रूटीन क्या होता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप कर रही हैं जो आप पहले नहीं कर पाती थी? आई थिंक मुझे क्वारंटीन में हो गए, मैं 18 मार्च से आई एम इन क्वारंटीन, और शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि मेरी आदत है मैं किताबें जमा करती रहती हूँ, और बिकॉज शूटिंग आवर्स इतने लंबे होते हैं कि किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। वही तो बात है कि वो जमा करना ही हो जाता है, क्योंकि 20-20 घंटे की शूट्स के बाद फिर पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, ना इतनी एनर्जी होती है, और संडे आता है तो आपको होता है कि बस आप सोते रहो। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा उस सिनेरियो में कि मैंने जितनी भी किताबें मेरी पढ़ी हुई थी, जब मैं पढ़ नहीं पाई मैंने वो पढ़ी और पेंटिंग की, और आई हैव 2 cats एट होम जो कि बहुत नेग्लेक्टेड रहते थे बिकॉज ऑफ माय रूटीन, तो दे आर वेरी हैप्पी दैट आई एम होम। तो उस हिसाब से अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है। और अब आके आफ्टर अ मंथ, आई थिंक ऑब्वियसली 1 महीने से ऊपर ही हो गया है, तो अब आके थोड़ा जो है थोड़ी एंग्शियसनेस होती है कि अच्छा ये कब होगा, कब सब ठीक होगा, कब एक नॉर्मल वर्क रूटीन जो है दोबारा से शुरू होगी। तो बस आप लोग सुनाएं, आप लोग का रमजान कैसा जा रहा है? हमारा तो ये ट्रांसमिशन में होता है, हमारा रमजान तो गुजर जाता है। आपका लॉकडाउन रमजान है, हमारा ट्रांसमिशन रमजान है। हाँ, लेकिन आप लोग की भी हिम्मत है कि आप लोग इस तरह से रोज घर से निकल रहे हैं, यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू रिस्क एवरी सिंगल डे, तो कूडोस टू यू। बस आप दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें जो है वो बिल्कुल सेफ रखे। जो किताबें आपके पास पड़ी हुई थी और जो आपने पढ़ी जी, वो कौन सी थी, जरा कुछ बताएंगी क्या? आपका रीडिंग इंटरेस्ट, कौन सी किताबें आपने पढ़ ली? अच्छा, एक तो आजकल जो मैंने शुरू की हुई है वो मैं मंटो की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रही हूँ, और इसके अलावा मैंने जो है एक ईरानियन राइटर है आज़र नफीसी, मैंने उनकी किताब पढ़ी, थिंग्स आई हैव बीन साइलेंट अबाउट। एलिफ शफक मेरी बहुत पसंदीदा राइटर है, मैंने उनकी एक किताब पढ़ी है 38 seconds 10 minutes and 38 seconds in this strange world, और इस तरह, और कुछ पोइट्री पढ़ी, रूपी कौर की पोइट्री, और कुछ पेंटिंग्स भी की। तो बस ये किताबें मैंने अभी तक पढ़ी। तो लोगों को कौन सी रिकमेंड करेंगी इनमें से?
I would highly recommend एक तो मंटू की short stories जो उनके छोटे छोटे जो उनके अफसाने होते हैं, because they tell you a lot about your history. आपकी जो कंट्री की जितनी भी हिस्ट्री रही है उसके बारे में बहुत पता लगता है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ तो दोनों साइड से लोगों ने बहुत सफ़र किया। एक तो वो मंटो का मुझे अफसाने पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। इसके अलावा मैं रेकमेंड करूँगी कि ईरानियन रेवोल्यूशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग थी और दे सफर्ड अ लॉट। वो 8 साल की रेवोल्यूशन थी जो कि मैंने पढ़ी है इन थिंग्स आई हैव बीन साइलेंट अबाउट बाय आज़र नफीसी। तो अगर कभी किसी को मौका मिले तो वो ये किताब जरूर पढ़ें। दे विल लर्न अ लॉट अबाउट द ईरानियन हिस्ट्री। इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग बुक। आप बड़ी गहरी फिलोसॉफिकल ज़ौक़ रखने वाले लोगों में शामिल है, मतलब आपकी किताबों की चॉइस से अंदाजा हो गया। मेरी कोशिश है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोशिश तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये थिंग्स आई हैव बीन साइलेंट अबाउट, तो थिंग्स व्हाट हैव यू बीन साइलेंट अबाउट, ये आप बताएंगी कुछ? आई हैवंट बीन साइलेंट अबाउट एनीथिंग। अच्छा, बड़ी वोकल हैं आप के लिए। आई एम अ वेरी वोकल पर्सन। और आजकल जो है क्या चल रहा है कि मतलब आजकल तो सब वैसे ही खामोश हैं। पीपल आर, तो वैसे जो जिसको कुछ घर वाले बोलने नहीं देते वो ट्विटर पे जाके बोल देता है। बिल्कुल। ये बताएं, घर से बाहर जब निकलती हैं आप, जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो किसी किस्म का डर होता है या कोई ऐसी होती है टेंशन कि मास्क लगा लें, इस चीज़ को हाथ ना लगाएं, दरवाज़ा यूं टेढ़ा होके खोलें? वो आजकल तो लोगों में अजीब अजीब, अब ये पता नहीं किस किस्म का लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट कर लेंगे इसके बाद। मुझे तो ये टेंशन, धक्के दे रहे होंगे दरवाज़ों को और कुछ अजीब ही सूरत हाल है। आप कौन कौन सी इस किस्म की पैरानॉइड हरकतें करती हैं? यार टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं एक बार घर से निकली हूँ, उसके बाद मैं घर से नहीं निकली क्योंकि अच्छा मेरी वही इस बारे में किसी से बात हो रही थी कि जब जंग होती है या कुछ ऐसा माहौल होता है बाहर तो वो नजर आ रहा होता है कि अच्छा एक जंग छिड़ गई है और एक विजिबल टेंशन होती है। लेकिन जब एक ग्लोबल पैंडेमिक होता है तो वो जो खामोशी होती है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा केओस होता है। तो वो जो केओस होता है ना, वो बाहर जाओ तो एक खौफ है और वो एक बहुत एंजाइटी देता है बहुत ज्यादा। तो मैं एक बार गई थी ग्रोसरी करने बाहर और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि आप वैसे हर चीज के साथ डील कर लेते हो। आपने वैसे एक्सपीरियंस क्या किया जब आप बाहर गई, तो क्या देखा? लोग एहतियात कर रहे हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी बात आती है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की और खुद को अवेयर करने की, सेल्फ एजुकेशन की कि ये है क्या। जैसे उस दिन एक बहुत मशहूर डॉक्टर है यहाँ पे, मैं उनका जो है रिसर्च पढ़ी थी कि ये वो चीज़ है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। ना डॉक्टर्स कुछ कर सकते हैं, ना आर्मी कुछ कर सकती है, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। इसके बारे में अगर किसी ने कुछ करना है तो वो आप खुद हैं। So you बस आप अपने जो फैंस हैं उनसे जरा कह दें कि सुधर जाएं, इंसान बन जाएं, जो उसमें से नहीं बन रहे। I think this is a really big test कि कौन पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या नहीं, कि आपने और किसी का ख्याल नहीं रखना, आप अपना ख्याल रख लें, बहुत बड़ी बात है टू बी ऑनेस्ट। बहुत शुक्रिया हाजरा यामीन, वक्त दिया आपने और वाकई बड़ी अच्छी बातें और बड़ी अच्छी किताबों का जिक्र किया। ये इनसे हम दोबारा भी बात करेंगे किताबों के हवाले से। कभी कभार अगर हमें टेंशन हो रही हो और हमें समझ ना आ रहा हो कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए तो इनसे हम रिकमेंडेशन सजेशन ले लेंगे। तो ये था जी हाजरा यामीन के साथ गुफ्तगू का सिलसिला। अच्छा, अब एक सिलसिला था जो जरा हमने रोका था, बिल्कुल रोका था, और उस वक्त खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। बिल्कुल। तो वो जो मिसालें कुछ हमें जो उनकी जिंदगी से मिलती हैं, बड़ी खूबसूरत मिसालें। मतलब पहली मिसाल तो जो मैंने बड़ी आइडेंटिफाई की, और ओवैस की मुझे नहीं पता ओवैस ने कौन सी चीज़ सिलेक्ट की है उनकी ज़ात से, लेकिन ये है कि मुझे जो चीज़ पसंद आई वो ये थी कि पहला प्रपोजल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ शादी का गया था वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से गया। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि हम जब आज के दौर में 21वीं सदी में हम ये कहते हैं कि ख़वातीन को शादी करने की, अपनी पसंद से शादी करने का हक नहीं है या इजाज़त नहीं दी जाती, ख़ानदान नहीं छोड़ते, और ये जो कल्चर है ये कल्चर कहीं भी हमारे मज़हब से, हमारे इस्लाम से मुमासलत नहीं रखता। ये दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि ये कल्चर आया है सब कॉन्टिनेंट में, जो लोग रहते थे हिंदुस्तान से, मुख्तलिफ इलाकों से हमने ये कल्चर अडॉप्ट किए हैं। इसका हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसकी मिसाल आपको यहाँ मिलती है कि एक खातून, इतनी जबरदस्त खातून के जिसका बिजनेस जो है उस वक्त फ्लरिश कर रहा था, बिल्कुल बहुत बड़ी बिजनेस वुमन फ्लरिश कर रहा था, उन्होंने प्रपोजल भेजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ के जो उनके लिए काम कर रहे थे, जो उनके लिए काम कर रहे थे, अनदर एंगल, बिल्कुल जो उनके लिए काम कर रहे थे, उनकी ऑनेस्टी देखकर, उनकी ऑनेस्टी के किस्से सुनकर इतनी वो इम्प्रेस हुई कि उन्होंने कहा कि मैं इनके लिए शादी का जो है पैगाम भेजूंगी, और वो भेजा। अच्छा, अब जो पैगाम
एक्सेप्ट हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया, उसमें भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि देखें जब हम बात करते हैं कि नबी आखिर ज़मान उनके लिए पूरी कायनात बनी, तो उनके लिए जो जोड़ भी अल्लाह ने बनाया वो ऐसा बनाया कि उसमें इस्लाम से पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी जो कि इस्लाम हमें अब सिखाता है या उस वक्त उन्होंने सिखाई। अब प्रपोजल भेजने में ये चीज़ हमें मद्देनजर रखनी चाहिए जो मुझे बड़ी पसंद आई कि हम अक्सर कहते हैं लड़के वाले रिश्ता भेजें, लड़का प्रपोज करे, ये भी एक वेस्ट से आया है ना कि वो घुटने पे बैठ के लाल गुलाब दे के और वो लड़का ही कहेगा भाई लड़की को पसंद आ गया तो वो नहीं कह सकती। लड़की वाले भी जिन घरों में लड़कियां पैदा होती हैं उनको भी अगर कोई सूटेबल रिश्ता लगता है तो वो भी रिश्ते में पहल कर सकते हैं, वो भी इनिशिएट कर सकते हैं रिश्ते का प्रोसेस। बिल्कुल, क्योंकि ये हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। ये चीज़ थी जो मुझे इंतहाई इस्लाम ने हमें ये सिखा दिया 1400 साल पहले कि औरत के पास प्रॉपर्टी के ओनरशिप के राइट्स भी हैं, बिजनेस चलाने के भी राइट्स हैं, इनहेरिटेंस के भी राइट्स हैं, उसके पास शादी अपनी पसंद से करने के भी राइट्स हैं, उसके पास हर हक मौजूद है। और आज फिर भी रोना है कि हमें हक नहीं मिलता। अच्छा, अब इस पे एक और चीज़ मैं कहूँगी कि एक और चीज़ जो इन्हीं दोनों बड़ी शख्सियात की कहानी से हमें मिलती है वो ये है कि हर चीज़ दुनिया में हम ये कहते हैं ना मर्द रिस्पॉन्सिबल है, आपने कमाना है, आप घर चलाएंगे, यूर द ब्रेड विनर, आपकी जिम्मेदारी, हम तो भाई प्रिविलेज्ड हैं। हम प्रिविलेज्ड नहीं हैं, क्योंकि ख़वातीन का अगर इनकी स्टोरी से हम अंदाज़ा लगाएं कि खदीजत और कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोल क्या था, पहली वही नाजिल होती है, वो रिफ्यूज सीख करने नबी अकरम हमारे इनके पास आते हैं, चादर उड़ाने वाला वाक़या जो है मशहूर। पहली जो खातून जो दाखिल होती हैं दायरा इस्लाम में ईमान लेकर आती हैं वो खातून है। फिर अगर हम ये देखें कि बिजनेस में जो शेयर देना या इस्लाम की राह में खर्च करना वो खातून है, सब कुछ दे दिया अपना। फिर उसके बाद जो एक और चीज हमें मिलती है कि भाई वो पहले से ही उनमें ऐसी कैरेक्टर, मैं तो बार खैर इस दफा तो मैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ही उनकी कि वो जो जोड़ा था वो बराबर था। इतनी सारी जहते हैं कि अगर हम उनकी सीरत पढ़ें, हमारे मर्द भी और हमारी खवातीन भी, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारी दुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खवातीन के कंधों पर लाई करती है जहां पर मर्दों की बात आती है। बिल्कुल, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनकी सीरत पढ़ने और उससे सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा कराची की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज आयशा सिद्दीकी ने क्या एहतमाम किया है दस्तरखान पर सजाने के लिए। वो आज क्या लवाज़मात तैयार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसी हैं आयशा, ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? वो तो यही रहा है जो आपको नजर आ रहा है और सुनाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आप बताएं आपके किचन में आज क्या होने वाला है? हमारे अफ्तार मज़ेदार किचन में बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप, इतनी सारी सब्जियाँ रखी हैं और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ दूध भी कर रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आज क्या खास रेसिपी ला रही हूँ। हालात कुछ ऐसे हैं कि हम रेस्टोरेंट्स के खानों को मिस कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का अगर हम मिस कर रहे हैं और हम अपने घर में किस तरह से बना सकते हैं उसका मसला हल कर दिया है हमारा बेक पार्लर ने। तो आज मैं बना रही हूँ मीट स्पैगेटी बॉल। मीट स्पैगेटी बॉल जबरदस्त है। सही है जी, ठीक है, शुरू कीजिए आयशा। आयशा को आवाज। तो यहाँ मैंने लिए स्पैगेटी 2 पैकेट ले रही हूँ। यहाँ मैंने पहले से ही पानी बॉईल करने रख दिया था। उसमें पहले से आप बड़े काम कर लेती हैं। ऑयल डाला था और सॉल्ट डाला था, तो और कुछ नहीं किया था। एफिशिएंट है। तो बस ये मैं पैकेट खोलूंगी और इसे रख दूंगी। मैं मीट बॉईल करने रख देते हैं। ये कितनी देर में बॉईल हो जाते हैं? स्पैगेटी मीट बॉल्स आप अपने मर्जी के भी बना सकते हैं। 2 तरह के बनते हैं, एक क्रीमी बनते हैं और एक बिल्कुल जैसे हम चाउमीन बनाते हैं वैसे बनाते हैं। तो आज मैं वो वाली रेसिपी से आपको बना रही हूँ। इसे थोड़ा सा मैं थोड़ा करके डालती हूँ तोड़ के। पता है क्या होता है, अगर हम साबित ही बड़े बड़े डाल देते हैं ना तो फिर जब खाने में ना थोड़े मुश्किल होता है। कुछ लोगों को खाना आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। तो ये भी सीखना चाहिए, ये भी बड़ा आर्ट है। तोड़ के शामिल कर देते हैं, ये सीखना चाहिए जी। इसे पता खाने का क्या तरीका होता है, फोक लेके यूं खड़ा करना है और फिर इसे घुमाना है इस तरह से ना। आप घुमाएंगे तो खुद रोल हो जाएगा, वो रोल हो जाएगा और वो बाइट आपकी बन जाएगी। ये नहीं कि उसे उठा के इस तरह से सीधा करके खाएंगे ना तो फिर नहीं आप खा पाएंगे। नहीं देखे ऐसी हरफन मौला शेफ कहीं देखी होगी नाज़रीन ने कि जो पकाना भी सिखाती है और फिर खाना भी सिखाती है। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया आपने आयशा। लेकिन जो आपको मैं देसी तरीका बताऊंगी, मैं टेबल सेटिंग भी सिखाऊंगी आप लोगों को ना कि टेबल पे किस तरह से चीजें रखते हैं, स्पून कहाँ रखते हैं।
कांटे को ऐसे घुमाएं और फिर उसके बाद वो रोल हो जाए, इसको आप लेकर जाएं मुंह की तरफ और जी करके ऐसे शुर करके आप अपने अंदर हवा खींचेंगी ना, खुद आ जाएगा वो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये रोल करने की, मेहनत करने की। सही, बच्चे जिस तरह खाते हैं ना वैसे तरीका, कोई भी तरीका होता है, मसला है कि खाना मज़ेदार बने, तो उसे मज़ेदार करने के लिए हमें इसमें स्पाइसेस डालने होंगे। डालें, इजाज़त है? डालूं? चले, मैं दूसरा पैकेट बाद में बॉईल कर लूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ मीट बॉल जो उसके बना रहे हैं हम, उसमें क्या स्पाइसेस डालने हैं। बहुत ही लाइट चीज़ें जाएंगी इसमें। पता है मैंने क्या किया था, क्या टाइम कम था तो इस वजह से सिर्फ मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया था और उसमें ब्रेड का एक स्लाइस दूध में भिगो के वो डाल लिया था, ताकि हमारे बहुत सॉफ्ट मीट बॉल बने। अक्सर लोगों के सख्त हो जाते हैं और वो खाने में फिर मज़ेदार नहीं लगते, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ब्रेड के स्लाइस को दूध में भिगोएं और जब पीसने लगे तो जब डाल दें। साथ इसमें हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा इसमें। साथ हम देंगे इसमें काली मिर्चें और साथ ही हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। सही, इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। साथ हम इसे बाइंडिंग करने के लिए एक एग शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जितने हमें ज़रूरत होगी, पूरा नहीं हम शामिल करेंगे इसमें। फिर इसके हम बॉल्स बनाएंगे। ये थोड़ा सा डाल देते हैं, फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे पैन रख देती हूँ जिसमें मैं इसे फ्राई करूँगी, इसके बॉल्स इस तरह से। यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ मिज़ान कुकिंग ऑयल, जो खाने में बहुत लाइट है। ये आपके खाने के जायके और ग़िज़ाइयत को बरकरार रखता है। वाह, और मुझे तो एक बात बड़ी अच्छी लगी, ऑयल को गर्म करने रख देते हैं। मिज़ान कुकिंग ऑयल आप डालती हैं, ये ख़त्म नहीं होता, ये आपकी बोतल में से ये हर रोज़ नई बोतल आ जाती है आपके पास। यही जादू है, यही तो जादू है इसका, कि ख़त्म नहीं होता, ये भरता रहता है, भरता रहता है। बरकत है इसमें बहुत। गुड। थोड़ी सी हम फ्लेम स्लो कर देते हैं। साथ यहाँ पे हम इसे हिलाते रहते हैं कि आपस में नहीं चिपके, और थोड़ी सी और तेज़ आंच कर देते हैं कि स्पैगेटीज़ भी हमारे जल्दी से गल जाएं। ये कितनी देर में बॉईल हो जाते हैं ये स्पैगेटीज़? ये 10 मिनट्स लेते हैं। वैसे 8 मिनट में इनका जो असल, अगर बाहर आप मुल्कों में देखते हैं तो थोड़े से सख्त से होते हैं, वो 8 मिनट्स के अंदर हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग कहते हैं ये तो कच्चा है, हम तो नहीं, इसे तो और पकाएंगे। अच्छा। तो लोग 10 मिनट्स के अंदर इसको बनाते हैं, तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम तो पाकिस्तानी है ना, हमें क्या पता बाहर मुल्कों में क्या होता है और क्या करना है। हाँ, तो फिर मैं आप लोगों के लिए ना 10 मिनट्स वाला वो करूँगी। ठीक है। हाँ, तो मैं आपके लिए यही करूँगी कि 10 मिनट्स वाला। बड़ा या छोटा, कितना बड़ा होना चाहिए मीट बॉल का साइज? मीट बॉल का साइज छोटा छोटा इतना हो साइज, ठीक है, आपके हथेली पर आ जाए। वो आप पे डिपेंड करते हैं। अगर ज्यादा फैमिली, हाँ ज्यादा फैमिली है तो छोटे छोटे बना दें। ये मीट बॉल भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आप डायरेक्ट पहले गोश्त लेते हैं, फिर उसका कीमा बनाते हैं, फिर दोबारा उसको ऐसे करके गोश्त की शक्ल में ले आते हैं। भाई तुम डायरेक्टली गोश्त ले लेते तो गोश्त इतनी गोलाई में कटेगा कैसे? वो ऐसे बॉल होंगे। हाँ, ये बॉल वाला, ये मुझे इनका ये बात नहीं समझ आया, ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया कि दोबारा मीट की शक्ल कैसे अख्तियार कर लेगा। मतलब आपने एक तरह से इसको कंबाइन करके एक बोटी की शक्ल दे दी ना। अब शक्ल इसकी गोल है, वो जरा चौकोर सी होती है। हाँ, बात तो एक ही है। चौकोर कहाँ, उसकी तो शक्ल होती है टेढ़ी पेढ़ी सी अजीब सी शक्ल होती है बोटियों की, लेकिन बस गोल है तो खाना है। ये तो राउंड है ना मीट बॉल। ये बात लगती है कि ना कुकिंग से ना वाकफियत की इंतहा लगती है, वाकई इंतहा लगती है। मैं ये कहता हूँ खाना है ना तो शक्ल और सूरत क्या देखनी, बस खा जाओ जिस भी शेप में हो। बहरहाल कॉल्स अनाउंस करते हैं भाई, ये फिर हम इसकी जो है ना फिजिकल अपीयरेंस पर भी जाएंगे। अभी नाजरीन जो हमें कॉल करेंगे उनसे भी हम जरा ये डिस्कशन करेंगे कि ये जो मुख्तलिफ शेप्स में डिशेस हम खाते हैं जी, इनकी कितनी, उनकी जो है उनके नजदीक इनकी कितनी अहमियत है। और ये भी आप हमें बताएं कि आप जहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं, आपके उस इलाके की खास कोई डिश कौन सी? बिल्कुल, उसका फॉर्मूला बताएं हमें। तो कॉल्स के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपका ताल्लुक कहाँ से आयशा? मेरा कराची से ही है। कराची से आपका ताल्लुक है ना, तो बस कराची में तो बहुत सारी खास डिशें होती हैं। कराची वाले तो कराची वाले होते हैं। बिल्कुल, कराची प्यार से कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनको कितनी देर पकाना है मीट बॉल्स को? ये 10 मिनट्स के अंदर भी हो जाएंगी ये भी, क्योंकि बिल्कुल बारीक कीमा है और जल्दी कीमा जो है वो जल्दी कुक हो जाता है। तो बस ये हम जल्दी से ढक के रख देंगे, थोड़ा सा सुनहरा करेंगे, फिर ढक के रख देंगे और फिर इसके बाद हम इसे इसमें शामिल करेंगे। इसमें स्पैगेटीज बनाएंगे बड़े मसालेदार। ये देख रहे हैं आप, इतनी सारी सब्जी रखी है, मसाले रखे, बहुत मज़े के बनने वाले हैं।
बस ये मजे आप बना रही हैं तो मजे के ही बनेंगे ना, ये तो इस पे कुछ कहने की बात ही नहीं है इसमें तो। स्पैगेटी मीटबॉल आपने कभी ट्राई तो किया नहीं है और आप ट्राई तो किया नहीं है आपने और आप कह रहे हैं कि मजे आयशा हम आपको दुआएं देते रहते हैं, बस गायबाना दुआएं, बिल्कुल दूर दूर से करेंगे, ट्राई जरूर करेंगे। हम पहुंचे, कराची पहुंचने दें, फिर आप देखें मैं कैसे ट्राई करता हूं ये तमाम चीजें। सही आई वेलकम। बिल्कुल, तो लाइव कॉल्स के लिए स्क्रीन पर नंबर आ रहा है और आप बताइए हमें कि क्या ऐसी डिश है जो कि आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में बनाई जाती है और वो वहाँ की ख़ास और ख़ास डिश है, ताकि ज़रा हमने असल में सोचा है कि आयशा को भी थोड़ा सा बताया जाए ना, ट्रेनिंग दी जाए आयशा को। आयशा ने तो बताया नहीं हमें कि ट्रेनिंग उन्होंने कहाँ से ली है। अच्छा ये हो गए हैं 10 मिनट हो गए हैं मेरा ख्याल है, या नहीं? नहीं कहाँ हुए अभी, हमें मिले हुए नहीं हुए 10 मिनट, तो ये कहाँ से हो जाएंगे अभी? ओहो, हमें तो मिले हुए आज 10 दिन हो गए, 10वां रोजा है आज। जी आज, लेकिन अभी हमें मिले हुए वैसे हो गए, जो मैं कह रही थी वो वाले हो गए हैं। अच्छा वो वाले लोग यहाँ पे इतना तैयार नहीं होंगे खाने को। हाँ वो वाले बिल्कुल हो गए हैं। इसकी मैं निशानी बता देती हूँ क्या हुए हैं वो। इस तरह से उसमें एक पॉइंट दिखेगा आपको, जब आप इसे तोड़ेंगे ना, एक इस तरह से लेंगे और इसे बीच में से तोड़ेंगे, इस तरह से एक पॉइंट दिखेगा बस आपको, एक बारीक सा ना, उसका मतलब है ये हो गए हैं। पॉइंट दिखेगा मतलब जरा इसको प्लीज थोड़ा सा प्लीज एलैबोरेट विद द सूटेबल डेमोंस्ट्रेशन। हाँ क्योंकि तो ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन एक पॉइंट होगा जो इसका वाइट सा होगा, कच्चापन, लोग इसे कहेंगे कि तो कच्चापन है, तो वाइट स्पॉट सा नजर आएगा, तो वो अच्छा समझे कि वो हो गया है। तो मैं इसे यहाँ पे उतार लेती हूँ। ठीक है, अब शौकत साहब है हमारे साथ कराची से, उनसे जरा हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शौकत साहब कराची से, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? जी मैंने पहली दफा ही कॉल मिलाई और आपकी माशाल्लाह कॉल मिल गई है। और मुझे हैं आप बड़े, रमजान की बरकत है सर। बात कर रहा हूँ, थैंक यू। कराची में रमजान के हवाले से हर जो लोग पाकिस्तान जब बना और उन्हें हिजरत की, तो मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ डिशें बनती हैं रमजान में, और वो उसमें जो बिहार के लोग हैं उनके वो दालों के पकोड़े बनाते हैं जिसमें बहुत सारी प्याज डाली जाती है, उसको प्याजू कहते हैं। जो यूपी के लोग हैं वो एक चने की दाल भिगो कर उसको पीस के और उसको वो एक बड़ी टाइप की भाप में उसको बनाते हैं, और उसको भाप बढ़िया भी कहते हैं और भफौरी भी कहते हैं। और मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी चटनियाँ होती हैं जो, और एक चीज है वो चने की दाल को भिगा के उसको ना फ्राई करते हैं ना उसको उबालते हैं, उसमें प्याज थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल के और वो बनाते हैं, उसको घुगनी बोलते हैं। ये आपको इतनी मालूमात कहाँ से हासिल हुई? तो नहीं है? हाँ ठीक है, क्या कह रही हैं? आपको कोई रेस्टोरेंट तो आपका नहीं है, आप कोई शेफ वगैरह तो नहीं है जो इतनी बारीकी से आपने हर इस चीज को एक्सप्लेन किया है, हर डिश को बड़े अच्छे तरीके से। एक्चुअल बेसिकली जो है ना, मुझे शौक है और मैं बहुत मुझे इसमें इंटरेस्ट भी और चीजें भी बनाता रहता हूँ, लेकिन ये मेरी वालदा और मेरी दादी नानी के जमाने की यादें हैं जो मैं हर रमजान में पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और ये बेशक थोड़ा सा बन जाए, लेकिन ये कि इतना हो कि हमें अपनी यादें, हमारी जो है ना, हमारे ट्रेडिशन जिंदा रहे। दस्तरखान के साथ तो बड़ी यादें जुड़ी होती है, सही बात है। आप किस इलाके में रहते हैं कराची में? किस इलाके में रहते हैं आप कराची में? मैं मॉडल कॉलोनी है, बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ, मॉडल कॉलोनी। जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पर हमारे बड़े दोस्त रहते हैं वहाँ मॉडल कॉलोनी में। बिल्कुल। तो आपके इलाके में जो है वो हालात क्या हैं कोरोना के हवाले से? लोग जरा हिफाजती जो तदाबीर हैं उनका ख्याल रख रहे हैं? जी बिल्कुल रख रहे हैं, और बस थोड़ा सा एक यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि लोग नहीं रखते, और लोगों को रखना चाहिए। बहुत जरूरत हो तो निकलें और अपना एहतियात करें। सबसे पहली चीज ये है कि गुनाह समझ लें कि मुंह पर हाथ लगाना। बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त, बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया। आज का जुमला मेरा ख्याल है यही है, जुमला ऑफ द डे की तरफ से हमारे प्रोग्राम में आया ना। अच्छा कर आयशा की तरफ चलते हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आयशा बताएं कहाँ आप क्या शुरू करने लगी हैं? जी मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई अलग से ली जिसमें मैं स्पैगेटीज बनाऊंगी। नहीं सॉस वाले नहीं है, मैंने बताया थे दो तरह के बनते हैं। एक तो ये बनते हैं जो चीजी सॉस के साथ, व्हाइट सॉस के साथ बनते हैं, और एक ये बनते हैं स्पैगेटी जैसे चाउमीन्स वगैरह होते हैं ना, इस टाइप के चाइनीज स्टाइल में। तो हम वो बना रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने मिजान कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें मैं बारीक इस तरह से कटा हुआ लहसुन जो कि स्लाइस में कटे हुए वो शामिल कर दूंगी।
सिर्फ हल्का सा सौते करेंगे, इसे कोई कलर वगैरह नहीं देंगे और फिर बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। मसाला हमारा जल ना जाए तो हम पहले चिली सॉस, ये आवाज़, क्या आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है, ये दिल सोया सॉस, नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, मेरा ख्याल है कैमरे वाले भाई को कहते कढ़ाई पे ही फोकस रही है तो आग भी लगती है। साथ में इसमें बेक पार्लर का केचप ले रही हूँ जो कि 4 खाने के चम्मच है। बहुत मज़े का टेस्ट देता है, बहुत अच्छा है। ये पकोड़ों के साथ खाएं तो मज़ा आता है, कोई भी यानी चटनी वगैरह हो तो और ये केचप हो तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मैं काली मिर्चें ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच, साथ में चिकन पाउडर ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अच्छा, यहाँ अगर आपको टेस्ट पसंद है चिकन टिक्के का तो वो भी आप डाल सकते हैं। चिकन टिक्का मसाला है 1 चाय का चम्मच, वो डालूंगी। साथ इसमें हम सॉल्ट भी ऐड करेंगे, वो मैं टेस्ट के हिसाब से जब देखती हूँ कि कितना सामान है इस तरह से, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। साथ इसमें जाएगा जी, इसमें सिरका जाएगा और अच्छा टेस्ट देने के लिए। साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 लेमन, और ये सारी जितनी भी मैंने लिए शिमला मिर्च ली है सब मैंने बारीक कटिंग की है और बहुत अच्छा टेस्ट देगी। सब्जी जो है वो बच्चे नहीं खाते, लेकिन एक ये वाहिद डिश है जिसमें सारे बच्चे सारी चीज़ें इसमें से खा लेते हैं। हाँ, तो ये गाजर डाल दिए है, साथ मैंने हरी प्याज थोड़ी सी और ऊपर डालने के लिए रख लेती हूँ। बंद गोभी अक्सर बच्चे ये नहीं खाते ना, वो इसमें भी खा लेते हैं। जो सब्जी आप चाहें वो डाल सकते हैं, बस बैगन और वो आलू वालू नहीं जाते इसमें, जितनी भी चाइनीज होती है। बंद आलू देखें, आलूओं के साथ ये आलू ना करें आप, देखें आलू की बेहुरमती हो जाती है। ये आलूओं पे लोग इधर मतलब सेंटिमेंटल हो जाते हैं। आप ये आलूओं को जरा इज्जत से मुखातिब कीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ तो आलू जनाब आलू साहब कहिए उसे। कोई आलू बैठे हुए हैं। जनाब इतने प्यार से ना, जनाब आलू साहब। अच्छा, हुमायूं साहब हैं हमारे साथ वहाँ कैंट से, फ्लेम ऑन कर उनसे बात करते हैं। जरा आप फ्लेम ऑन कीजिए, हम जरा कॉल ऑन करते हैं। जी हुमायूं साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो आज ये कोफ्ते गालबन बना रही है, तो वालिदा ने बात करनी थी ये जरा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वालिदा से बात कराइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रमजान मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को भी इस रहमतों और बरकतों के महीने से फैजाब करे, हम सब समेत। आमीन। और कोफ्तों का ये था कि बन रहे हैं, तो बेटा मेरा हंस रहा कह रहा है कि वो भाई कह रहे हैं कि भी गोल बोटी को फिर लाना होता है उसी शक्ल में, तो कोफ्ता बनाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, जरा पूछूं तो सही, कोफ्ते बोटी में कैसा मसाला फिर वो ऐड होगा? बाकी मुझे ये समझ में नहीं आती बात, इसके बनाए जाते हैं। जी हाँ। तो आंटी ये बताएं, आपकी खास डिश कौन सी है जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है घर में कि वो आपके हाथ की खाएंगे? हाय हाय हाय, मेरी तो माश की दाल ज्यादा मेरा छोटा वाला बेटा पसंद करता है, लेकिन उसके अलावा जो है ना यही कोफ्तों का तो बहुत ही ज्यादा सारों को क्रेज होता है। तो इसीलिए हम लोग हंस भी रहे थे कि वो भाई की बात सुन के कि ये जो कह रहे हैं कि भाई हाँ इस तरह करके बोटी शक्ल में लाना होता है गोश्त की, तो फिर देखिए ये मैं सोचता रहता हूँ हम लोग भी कोफ्ते बनाते हैं इसी तरह ही जैसे ये बना रही है। अच्छा, माश की दाल जो आप बनाती हैं वो शोरबे के बगैर होती है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल खड़ा दाना, शोरबे के बगैर, कोई ग्रेवी नहीं, और क्या कहते हैं मसाला उसमें ऐसा रचा होता है, और सिर्फ नमकीन और सुर्ख वो जो मिर्च नहीं होती गोल वाली, उस मिर्च से बस। और उसके साथ रोटी कौन सी होती है? जो है ना बनाई दी जाती है उसके, और 5 मिनट के बस कुकर के वेट से जो है ना इतने में तैयार हो जाती है। रोटी कौन सी होती है उसके साथ? रोटी चाहिए चपाती, अपने घर चपाती है ना, हाँ बेहतरीन, और उसके साथ थोड़ी दही हो और चटनी हो तो बस मजा आ गया। हाँ क्या बात है, और बेहतरीन। आजने की मूलियों का अचार, मूली का अचार। देखिए आंटी, अभी यहाँ पर अफ्तारी होने में थोड़ा सा वक्त है, तो आपका शुक्रिया हम अदा करेंगे, बड़ी मजे की कॉल थी ये। और हम भी देखते हैं, हमें आयशा माश की दाल का किस दिन बनाना सिखाती है। देखिए आयशा, देखिए कुछ खास डिशेज होती हैं पाकिस्तान की या लोगों की जो कि सबको आनी चाहिए, बिल्कुल, और बहुत से लोग हैं जो माश की दाल अच्छी बना नहीं सकते। वैसे एक माश की दाल बनती है जो कि बहुत ही गुटी हुई बनती है गोश्त के साथ, और बहुत ही उसमें लच्छे होते हैं गोश्त के, और बहुत ही मजेदार बनती है, और असली देसी घी में बनती है वो। तो वो करे ना किसी दिन, मतलब उसका एहतमाम कोई। गोश्त वाली तो चीजें मैं कहता हूँ हर रोज होनी चाहिए। चले, फरमाइश कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक है, हर रोज होनी चाहिए। गोश्त खोर इंसान है हम तो बस। लेकिन फिर आप उसकी शेप पे सवालात उठाते हैं कि गोल क्यों और चौकोर क्यों। गोश्त किसी का भी हो, कैसा भी हो, किसी भी शेप में हो। अब्दुल हन्नान साहब अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया था, जितनी भी
अच्छा आप बताएं फिर अब्दुल हन्नान साहब से बात करते हैं। हाँ, जितनी भी सारी सब्जियां डाली थी उन्हें सिर्फ सौते किया था, उन्हें मैंने पकाया नहीं, कुक नहीं किया कि उनकी ग़िज़ायत निकल जाएगी, तो सिर्फ उन्हें सौते किया और बाकी उसमें नूडल्स ऐड कर दिए। अब ओरेगानो लीव है वो ऐड कर देते हैं इसके अंदर और फिर हम डिश आउट करेंगे, अपने मीट बॉल देखेंगे और उसे ऊपर से सर्व करेंगे। ठीक है, गुड। अब जरा अब्दुल हन्नान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हन्नान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सर बस आपकी दुआ है। जबरदस्त। आप अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए सबसे पहले, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और फिर बताइए कि आप किस इलाके में हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है वैसे, और फिर क्या आपकी ख़ास डिश है जो बनाते हैं वहाँ पर। ओके सर, मैं दरअसल कराची से हूँ। ठीक है। टारगेट से आगे, और मेरे सबसे पहले तो जो फेवरेट रेसिपी है वो कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। हाँ वाह वाह, बेहतरीन, हाईवे पर जाकर खाने वाली चीज़। रिसेंटली मैंने अपने फादर से मैंने अपने सीखी थी। अच्छा जी। उसमें कोई खास रेसिपी, कोई उसकी खास ऐसी चीज है जो आप करते हैं उसमें आपके वालिद ने सिखाई हो? जी बस फादर के हाथ का कमाल है। ओके ठीक है ठीक है। तो ये जो आपके दोस्त जब खाते हैं वो कढ़ाई, तो क्या कहते हैं, गुड, या कहते हैं यार थोड़ा जरा भी तुम्हें वक्त लगेगा? बिल्कुल स्पाइसी होती है, एक टेस्ट होता है उसका अपना एक। वाह वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन। हम दुआ करते हैं कि स्पाइसी कढ़ाई जो है वो इस्लामाबाद में भी मिलना शुरू हो। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान। वरना फिर ऐसी सूरत हाल में आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, यही स्पाइसेस झोंक के। बिल्कुल, जैसे आयशा कुछ कर रही है। जी आयशा। अब बस मैं डिश आउट कर रही हूँ। मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए थे जो स्लाइस कटिंग में थे, और वो मैं शामिल कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं उसे कुक करते हुए डाल देती हूँ तो बिल्कुल सौते से हो जाते हैं, नरम, खाने में मज़ा नहीं आता। जितनी इसमें हमने सब्जियाँ डाली वो क्रिस्पी और क्रंची रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बस उन्हें सौते करें और मिक्स करें और फिर उसे उतार लें। बेहतरीन। अच्छा आयशा, अब चूंकि खानों में विटामिन के हवाले से भी बड़ी बात होती है, तो आज ज़रा हम विटामिन के हवाले से बात करते हैं। विटामिन डी की कमी मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों में मौत का खतरा बढ़ा सकती है, और ये बात बरतानवी माहिरीन की एक तहकीक में सामने आई है। मलिका एलिज़ाबेथ अस्पताल फाउंडेशन ट्रस्ट और इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में तहकीक में ये बात सामने आई कि यूरोपीय ममालिक का डेटा जमा किया उन्होंने, और ये पता चला कि जिन ममालिक के शहरियों में विटामिन डी की सतह कम थी वहाँ पर कोरोना वायरस से अमवात की शरह ज़्यादा थी, जबकि जिन अफराद ने विटामिन डी सप्लीमेंट लिया हुआ था उनमें चेस्ट इन्फेक्शन 50% कम हुआ था। इस पर हम मजीद बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत बीनिश जमाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बीनिश। वालेकुम अस्सलाम। जी बीनिश, ये बताइएगा कि ये जो विटामिन डी और कोरोना वायरस का जो ताल्लुक है ये क्या है? विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। आपने भी जिक्र किया इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड में तो आपको पता है कि वहाँ पे धूप जो है वो उसकी बहुत कमी है एज कम्पेयर टू एशिया। तो वहाँ पे जो है वो लोगों में एक कोरोना वायरस आपको पता रहते भी ज़्यादा आया है। तो विटामिन डी आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी बिल्डअप करता है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और विटामिन डी जिनकी बॉडी में होती है ये बात हकीकत है, तो उनको जुकाम, खांसी, फ्लू ऐसे जो इन्फेक्शन है, ये वायरस है, वो बहुत कम होते हैं। विटामिन डी अगर जिनकी बॉडी में सही अमाउंट में है, जो कि आप समझें कि 25 से ऊपर होता है, इनके खास किस्म की रेंज होती है 25 से ऊपर। अगर उससे ऊपर है तो काफ़ी हद तक इंसान है कि आप कोरोना वायरस या जुकाम खांसी से बच सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, 25 के नीचे जिनकी जो है वो आप समझे के आते हैं, उनमें जो है काफ़ी हद तक जो है नुकसान उनको होता है। अच्छा बीनिश, ये बताइएगा फाइनली कि क्या चीज़ें ऐसी हम खाएं कि विटामिन डी जो है वो एक तो धूप से आ जाता है, ठीक है, लेकिन क्या ऐसी खुराक में हम चीज़ें लाएं कि उससे विटामिन डी की कमी जिस्म में दूर हो जाए? देखिए विटामिन डी का सबसे पहले जब ख्याल आता है तो हम सोचते हैं कि जरूर इसका ताल्लुक जो है वो जिससे दूध है, दही है, अंडे हैं, गोश्त है, बेसिकली प्रोटीन जो है उनमें विटामिन डी पाई जाती है। लेकिन अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, इस गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा अंडे नहीं खाए जा सकते, तो मैं लोगों से कहती हूँ कि इस वक्त जो है आप जो है वो कोशिश करें कि पनीर का इस्तेमाल कर लें, कॉटेज चीज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, दही का इस्तेमाल कर लें, बशर्ते ये कि वो ठंडी ना हो, दूध का इस्तेमाल करें जिसमें आप मिल्क शेक भी बना सकते हैं, लस्सी भी बना सकते हैं। इसी तरह जो है छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मछली, इन सब में विटामिन डी एक वाफिर मकदार में पाया जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बीनिश, वक्त दिया आपने, और वाकई विटामिन डी बड़ा अहम है हमारी जिंदगी के लिए, और हमने उसको बिल्कुल ही साइड पे किया, इग्नोर किया हुआ है। और अब हमसे थोड़ी देर में शिकवा करेंगी आयशा के भाई आपने मुझे भी इग्नोर किया हुआ है, तो हम उनसे पूछ लेते हैं। आयशा, ये इसमें अंडे मिलाए जा सकते हैं विटामिन डी के लिए?
जी मिलाए जा सकते हैं। आप बॉयल एग्स करें और उसको स्लाइस करें, उसमें शामिल करें। अच्छा, एक अंडा वैसे हमने डाला भी है, वो बाइंडिंग एज अ बाइंडिंग एजेंट। जी हाँ, वो हमने कोफ्तों में डाला था, हाँ बाइंडिंग के लिए, ताकि वो तो ग्लू के तौर पे इस्तेमाल हुआ ना, टूटे नहीं इसलिए। लेकिन हो गया ना इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कि अंडे चूंकि अगर थोड़े ज्यादा हो तो विटामिन डी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब आप निकाल रही हैं इसको, डिश आउट कर रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने तो बड़े साइज लिए थे तो देखा होगा आपने, शिलिंग हो गए, छोटे हो गए, क्योंकि मीट जो हम लेते हैं तो वो जब पकता है, कुक होता है कोफ्तों में, सब लोगों को पता है, तो वो साइज उसका छोटा हो जाता है। अच्छा, वैसे तो गर्मी में चीजें एक्सपैंड होती है, सर्दी में कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये गर्मी की वजह से सोकड़ गया बेचारा। ये उल्टा चल रहा है साइंस के हवाले से। ये अपने पानी की वजह से हो गया। अगर इसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है ना तो फिर ये कुक होने के बाद थोड़ा सा छोटा साइज हो जाता है। जबरदस्त, बेहतरीन। ये डिश तैयार हो गई है। अब हम जरा एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आयशा, दूसरी डिश के लिए आप हमें जरा तैयारी पकड़ लीजिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक जी, रमज़ान और हमें एक मरतबा फिर खुशामदीद। तो अब जो दूसरी डिश बन रही है कराची में, सब्र नहीं हो रहा है, तो बस चलते हैं कराची, देखते हैं क्या कर रही हैं आयशा, क्या बना रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी भी, क्योंकि मीठे के बगैर तो कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, और वो अगर मीठा खास ऑल पर्स में बनाया जाए जो खालिस है, और सबसे बड़ी बात ह्यूमन टच से महफूज है। तो आजकल का जैसा दौर चल रहा है, हर चीज़ में हम सेफ्टी कर रहे हैं, तो इस चीज़ में भी सेफ्टी करें। तो हम इससे बना रहे हैं आज कुल्फ़ा खीर। कुल्फ़ा खीर के लिए 1 kg मिल्क तो मैंने उसकी रबड़ी बनाने के लिए, यानी उसे कढ़ाने के लिए रख दिया था, और उसकी बहुत अच्छी सी रबड़ी तैयार हो गई है, मलाई आ गई, और मैं उसे हटाती रही इस तरह से, और वो रबड़ी तैयार हो गई। यहाँ मैं थोड़ा और मिल्क ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब इसमें चावल ऐड करूँगी। ऑल पर्स का मिल्क मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा आयशा, एक रबड़ी खीर होती है और एक रबड़ी दूध होता है, और एक सिर्फ रबड़ी होती है जो कराची में मिलती है। रबड़ी दूध होता है, उसमें दूध होता है वो, हाँ, जो एक रबड़ी मिलती है जो कि इस तरह से कढ़ा के उसकी मलाई को यूँ साइडों में उतारते रहते हैं, फिर आखिर में शुगर ऐड करते हैं और फ्लेवर देते हैं, और वो रबड़ी कहलाती है। रबड़ी खीर में चावल शामिल होते हैं, वो भी दूध को कढ़ा के बनाई जाती है, और फिर उसमें चावल शामिल करते हैं। और रबड़ी दूध, और रबड़ी दूध जो होता है उसे बस दूध को कढ़ाया जाता है, उसमें केसर और ज़ाफ़रान और उसमें जायफल जवत्री का पाउडर, ये सब शामिल करके एक अच्छा सा खुशबू वाला दूध शामिल किया जाता है। अच्छा। सब पता है आयशा को, सब बनाएंगे इसमें रबड़ी दूध, रबड़ी खीर, रबड़ी कुल्फा। मिसेस कौन है? मिसेस फरीदा। फरीदा है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फरीदा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शिफा और अवैस बेटे, क्या हाल है, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं बस आपकी रेसिपी देखती रहती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये बनाती हैं और अच्छा लगता है। इंशाल्लाह मैं अपनी भी कोई रेसिपी आपको दूंगी, बताऊंगी। हाँ जरूर बताएं, बिल्कुल आप बताएं। आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से ही है या कहीं और से है, और आप इस्लामाबाद आकर बस गई हैं? मुलाकात भी आपसे हो चुकी है, अदनान रशीद की मदर हूँ। अरे भाई जबरदस्त, बेहतरीन। ये तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त, अच्छा। उनकी वालिदा, जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी इनसे। तो फिर तो आंटी के घर हम अफ्तारी भी जा रहे हैं बस चलें भाई, ठीक है, आप बुला रही हैं हमें अफ्तारी पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप आएंगे तो आप हाथ मेरे का खाना खाएंगे, फिर आपको पता चलेगा क्या खाया। आपकी बेस्ट चीज कौन सी है? कौन सी डिश ऐसी है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई मिसेस फरीदा की होगी? मैं चारों सूबों के खाने बना लेती हूँ। वाह वाह वाह, बेहतरीन। तो फिर आप एक काम करें, आज हमें बताएं कोई बलूचिस्तान का कोई ऐसी खास डिश जो आप बना लेती हूँ। बलूचिस्तान की मैं नमकीन गोश्त बनाती हूँ, बलूचिस्तान का बलूची नमकीन गोश्त। वाह वाह, जबरदस्त, बेहतरीन। तो ये तो फिर बिल्कुल वहाँ के तरीके से कि आप गोश्त ले लें, दुम्बे का गोश्त होना चाहिए। तो उसको आपने जो सॉसपैन है उसको आपने तेल से उसको वो कर लेना ना, चपड़ लेना तो बस गोश्त को उठा के डाल देना है, काली मिर्च और नमक, और उसके ढक्कन को ना आटा लगा के चारों तरफ से उसको सील कर देना ना। ठीक है। तो उसमें छोटी सी सुराख छोड़ देनी है, और आपने उसको ना बस हल्की, बिल्कुल जैसे वो दिए से भी कम वाली लाइट पे चूल्हे पे आपने उसको छोड़ना है। उसको 2 घंटे आपने देने हैं। अच्छा। 2 घंटे देंगे
उसके बाद बस आप उसको खाएं, आप याद करेंगे कि क्या खाया आपने। भाई ये तो वाकई गोश्त हो और इस तरीके से हो जिसमें कोई मिलावट ना हो ना, किसी और किस्म की चीज की कोई आमेज़ी नहीं, खालिस गोश्त नमक और काली मिर्च के साथ। अफगानी रोटी के साथ खाना है उसको, मजा आता है, जबरदस्त बनता है। ये तय हो गया, ये तय हो गया, ये बस इंशाल्लाह ताला। अच्छा आप बताइए कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल है आपकी तरफ? जी जी जी, कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल है आपकी तरफ? लोग एहतियात कर रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, हम तो वैसे बाहर भी नहीं निकल रहे। और दूसरी बात ये, हमारे इलाके में बहुत अच्छा निजाम है। बहरिया इनकलेव में मैं रह रही हूँ ना, अच्छा बहरिया इनकलेव में, तो इसमें इंतजामात बहुत अच्छे हैं, लोग बाहर नहीं निकलते ज्यादा, बड़ी अच्छी सेफ्टी है, बड़ा इंतजाम है। अपना वो सारा जो कुछ इसका होता है वो सब कुछ करके जाते हैं, गाड़ियां आती हैं, वो स्प्रे भी करती हैं, सारा कुछ। बस यही दुआ हमारी यही है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा से हमारी जान छुड़ाए, और अभी तक जो हालात चल रहे हैं इसी तरह के इंतजाम सारी जगहों पर हो, सब लोग ख्याल रखें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, कॉल किया आपने। जी आयशा, सुन लिया आपने रेसिपी? आपकी तारीफें हो रही थी, खीर तैयार हो रही है जी, मैंने सुन ली है ये, और जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी प्यार देते हैं, आप सबका प्यार है जो मैं नई नई रेसिपीज लाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यहाँ मैंने क्या किया था, चावल जो मैं घर से लाई थी उसे मैंने बारीक कूट लिए थे, यानी चॉपर राइस कर लिए थे, और बारीक थे क्योंकि अगर मैं यहाँ ज़्यादा टाइम लेती तो फिर वो टाइम बहुत जाता, फिर चावल गलते, फिर उसे मैं ब्लेंडर करती, फिर हमारी जाके कहीं कुल्फा खीर तैयार होती, तो मैंने उसे बारीक सा कूट लिया था। अब वो उसे डाल दिया, शामिल कर दिया, और बराबर मैं इससे मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ क्योंकि नीचे ना लगे। जैसे ही अगर नीचे लग गया तो समझे आपकी खीर खत्म। हाँ, उसमें स्मेल भी आ जाएगी और टेस्ट भी खराब हो जाएगा। ऐसा ही है जी, बिल्कुल टेस्ट खराब हो जाएगा जी। आप फिर कुछ भी कर ले, कोई एसेंस डाल ले, कोई चीज। ठीक है, ये कितनी देर में तैयार हो जाती है खीर? आधा घंटा तो लगता है, चावल बस गले, और फिर मैंने इसमें चीनी शुगर ऐड करनी है, यानी कि और कंडेंस मिल्क ऐड करना है, खोया ऐड करना है, इसमें बादाम पिस्ते जाएंगे, छोटी इलायची जाएगी और केवड़ा एसेंस जाएगा। जल्दी जल्दी ऐड करें। ऑल पर्पस की क्रीम भी शामिल करूंगी, और अच्छी अभी जल्दी जल्दी ऐड करूंगी जब चावल गल जाएंगे हमारे तब। ठीक है, हमारे पास क्योंकि 3 मिनट हैं, 3 मिनट में ये खीर जब तक तैयार होती है हम बात करते हैं एक और कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। जी आयशा बाजी कुछ अफ्तारी के लिए सामान तैयार कर रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि अब हम इतने दूर बैठे हुए हैं कि तो अफ्तारी करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें चेक कर लेते। आप क्या तैयारी कर रहे हैं अफ्तारी के लिए? हमारे पास तैयारी तो बस अल्लाह पाक ने एक जो सिलसिला भेजा हुआ है उसकी वजह से तो काफी परेशानी है। अभी हमारे दस्तरखान पे सिर्फ पकोड़े और खजूरें हैं सिर्फ। अच्छा चलें, ये देखें, बात वही है कि अल्लाह ताला ने जिस जिस जगह पर जो कुछ अता किया हुआ है उस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, और ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम जिस जगह पर जो भी मुश्किलात हैं वो हल भी करे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। बिल्कुल, अल्लाह पाक जो बस जिस तरह चाहे बंदे को अपने हाल में बिल्कुल खुश रखना चाहते हैं ना, तो ये हाल अब अल्लाह की खुशनुदी में है, तो हम इसी तरह अगर अच्छी तरह गुजार लें तो अल्लाह पाक कुछ बेहतर करेंगे। साजिद साहब ये बताएं कि रावलपिंडी से आप कॉल कर रहे हैं, एहतियात लोग कर रहे हैं या नहीं बाजारों में, सड़कों पर? मैडम मैं तो बाहर कम जाता हूँ, 6-7 दिन के बाद बाहर घर से बाहर निकलता हूँ, तकरीबन सारा दिन टीवी के ऊपर ही लगा रहता हूँ। ये आपका प्रोग्राम जो है खबरों के लिहाज से, और ये प्रोग्राम जो अभी हम देख रहे हैं इसके लिहाज से, ये चैनल मेरे को छुट्टियों के दौरान जो है ना बहुत पसंद आया है। बहुत शुक्रिया, और बहुत ये शुक्रिया। शाम के टाइम जी, हेलो, आपकी आवाज कुछ कट रही थी। जी, ये शाम के टाइम जो अफ्तारी या जो सिलसिला हो रहा है ये आयशा बाजी का, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बस क्या करें, हम दुआ ही कर सकते हैं, बाकी तो है बात कर बिल्कुल, आप भी दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ करते हैं। दुआओं में याद रखें, दुआओं की बड़ी जरूरत है, और मुल्क को भी याद रखें। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। जी आयशा, 1 मिनट के अंदर अंदर खीर निपटा दो बस। 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे रोजा खुलवाना है मुझे बहुत सारे लोगों का इस खीर के साथ, और आप कह रहे हैं कि मैं कच्चे चावलों के साथ 1 मिनट के अंदर अंदर खीर तैयार कर दूं? अच्छा, तो अब होगा क्या मामला? मैं बस, शो का टाइम खत्म हो रहा है आपका, ये ब्रेक में जाएंगे आप? बिल्कुल, हमने ब्रेक में जाना है क्योंकि यहाँ पर अफ्तार का जो है इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हो जाएगा, लेकिन हम बस ये क्विकली बता दें ब्रेक पे जाएं आप, और ब्रेक
बस ब्रेक के बाद आके बिल्कुल फाइनल कर ब्रेक के बाद फिर हम वापस नहीं आएंगे, फिर तो हमें कराची की इफ्तार के लिए आना होगा। आप बस नहीं आएंगे बस बिल्कुल। आज तो ये बता दें क्विकली कि अब इसमें डालेंगी क्या, अब इस स्टेज पे इसके अंदर और क्या जाना है? हाँ, मैं इसमें क्या क्या डालूंगी, इसमें मैं सबसे पहले चीनी ऐड करूंगी 1 कप के बराबर। इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा, इसमें खोया जाएगा जो मैंने घर में ही तैयार किया है, क्योंकि आजकल नहीं मिल रहा मार्केट में, तो मैंने पाउडर मिल्क लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐड किया और इस तरह से खुश तरह से तैयार करेंगे ताकि ये थोड़ी देर में खुद ही नरम हो जाएगा। साथ इसमें छोटी इलायची जाएगी और इसमें बादाम पिस्ते जाएंगे ऊपर से। और इसे अच्छा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें ऑल पर्स की क्रीम शामिल करूंगी जो बहुत और मजे का इसे कुल्फा टेस्ट देगा, और केवड़ा एसेंस। बस सिंपल, बस थोड़ी सी देर अगर आप और मेरा साथ दे देते तो ये तैयार हो जाता है। कैसे साथ दे दें? अच्छा, वैसे अभी खबर हमें आई है, कान में मेरे आया है, एक अपडेट आई है कि हम दोबारा वापस आएंगे। दरअसल वो जरा कंफ्यूजन हो जाती है किसी वक्त आजान के हवाले से। तो हम ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो आयशा से दोबारा तसल्ली से, इत्मीनान से पूछ लेते हैं कि खीर कहाँ तक पहुंची। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची में जो खीर है उसके हालात क्या हैं, बस फ़ौरन कराची की तरफ चलते हैं क्योंकि वक्त बड़ा कम है हमारे पास, लेकिन खीर को मुकम्मल करना ज़रूरी है। तभी तो हम वापस आए, वरना तो याद है आपको ब्रेक पे जाने से पहले हम नहीं आ रहे थे। खीर की मोहब्बत में हम आशफ्ता सरों ने वो ब्रेक भी निपटाए हैं जो वाजिब भी नहीं। क्या बात जी जी, ये खीर ये शायरी करवा सकती है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल तैयार हो गई है खीर। आप देख रहे हो कितनी गाढ़ी हो गई है, कितनी अच्छा कलर आ गया है। इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया था मैंने, जाने के आप लोगों को फौरन जाने के बाद चीनी ऐड की थी, और साथ मैंने इसमें खोया जो कि घर से बना के लाई थी वो ऐड किया था। अब मैं इसमें ऑल पर्स की क्रीम ऐड कर रही हूँ जो उसे और अच्छा मजे का टेस्ट देगी, और हमारी कुल्फा खीर बिल्कुल तैयार है। आखिर में केवड़ा एसेंस भी शामिल किया है, इससे भी बहुत अच्छा सा खुशबू आएगी और टेस्ट आएगा। जबरदस्त। पूरी एक क्रीम का पैकेट हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरह मिक्स करके बस हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ऊपर से बादाम पिस्ते डालेंगे और हमारी कुल्फा खीर तैयार है। ये कम हो गया ना कम टाइम में? ये कम टाइम में जो आपने कमाल किया है ना, ये बहुत अच्छा किया है। अब कल हम आपसे इस पर गुफ्तगू करेंगे, ये जो खोया है ये खोया खोया क्यों रहता है। हाँ, और ये खोया जरा घर में बनाने की तरकीब भी आपसे हम कल पूछेंगे। जी बिल्कुल। खोए के मसाइल क्या है? कल मैं बना ही देती हूँ। इसके गम में खोया खोया है और इसको घर में कैसे बनाएं। हाँ, घर में कैसे बनाएं। तो ये कल दो हम आपसे बातें कर लेंगे। ये जो आपने खीर को डिश आउट कर लिया है इस पर डाल दें जरा लवाजमात, और ये तैयार हो गई है हमारी कुल्फा खीर भी आज। ठीक है भाई, बेहतरीन जी, ज़बरदस्त। ये आपका दस्तरखान जो है छोटा सा ये सज गया है। आप बैठिए इस पर और अपने इफ्तार के लिए इससे पहले इफ्तार से पहले दुआ करनी ज़रूरी होती है, तो दुआ कीजिए। हम इस्लामाबाद के इफ्तार की तरफ चलते हैं, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरीके से ये रमज़ान की बरकतें हमारे साथ रखे। मिलते हैं आपसे इस्लामाबाद के इफ्तार के बाद।